नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमैनिटी के एक ऐसे सब्जेक्ट जिसको आप पढ़े बिना, जाने बिना, समझे बिना, लिखे बिना अन्य सब्जेक्टों के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप न्याय नहीं कर पाएंगे। पढ़ तो लेंगे लेकिन आपकी अंदर की जो अंतरात्मा गवाही नहीं देगी, लगेगा कि इसमें कुछ तो यहाँ पे कमी रह रही है। जब मैं यहाँ पे ऐसे बातें कर रहा हूँ तो बिल्कुल मेरे कहने का पर्पज़ को समझिए। मैं बात कर रहा हूँ इस सिविल सर्विस के दौरान या फिर कोई भी अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके कोर्स सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और कोर्स सब्जेक्ट को यहाँ पे देखेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी तक अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है या बिल्कुल अगर हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। मेरे साथ यहाँ पे जुड़िए, डेली का डेली लेक्चर वीडियो को देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको हिस्ट्री के प्रति अभी तक का जितना भी नकारात्मक छवि होगा या फिर जो भी पूर्व धारणा होगा बिल्कुल वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जो भी आपके अंदर परसेप्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, बशर्ते कि आप डेली के डेली इस लेक्चर को आप लोग फॉलो करते रहें। पूरा मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, डजंट मैटर अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है। आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स है, मेडिकल है, इंजीनियर है, डजंट मैटर, कोई यहाँ पे मायने नहीं रखता है। क्योंकि मैं जिस स्तर से आपको ऊपर उठा के ले चलूँगा वो बिल्कुल ही यहाँ पे जीरो लेवल का होगा, और जो मैं ऊपर उठा के ले जाऊँगा बिल्कुल वो ऑनर्स लेवल का होगा। क्योंकि जब तक आप इस लेवल की अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो शायद आप सिविल सर्विस के साथ जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। और यहाँ पे देखिए, मेरा जो यहाँ पे हिस्ट्री को स्टार्ट करने का जो पर्पस है, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शनल के पेपर को ध्यान पे रख के यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैकल्पिक विषयों को ध्यान में रख के स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शनल में पहले जैसे प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं, चाहे वो हम लोग बात करें यूपीएससी की, चाहे हम बात करें यहाँ पे पीसीएस की, किसी भी स्टेट पीसीएस की। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, झारखंड पीसीएस है, जो भी है यहाँ पे, अगर आप विगत 4-5 सालों के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी तो पहले से यहाँ पे डायनेमिक है। हिस्ट्री में भी ये काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन बना के पूछता है। लेकिन यूपीएससी भी ठीक है, मैंने यूपीएससी को फॉलो करते हुए ये जितने भी सारे पीसीएस हैं अपने क्वेश्चन के लेवल को काफ़ी ही एक तरीके से डायनेमिक कर लिए हैं। अब पहले जैसा वो पैटर्न नहीं रहा कि आप हिस्ट्री को कुछ चीज़ों को रट लें या फिर बाकी अन्य सब्जेक्टों को रट के आप पास कर ले, क्वालिफाई कर ले। आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे इसीलिए वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मेरा यही मोटिव रहेगा कि ऑप्शनल के सब्जेक्ट को मैं जितना हो सके मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली पूरी तरीके से एक्सपेंड करूँ, अधिक इसका मैं डायमेंशन, इसका दायरा अधिक बढ़ाऊँ, और इसमें मैं डेप्थ जितना भी हो सके, मैंने शुरू में आप लोगों से चर्चा किया कि ऑनर्स लेवल तक ले जाके मैं आप लोगों से ठीक है पूरी प्रक्रिया को शेयर करूं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर पाए। और देखिए ये सब्जेक्ट हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ इसको आप जोड़ें, एक अप्लाई के रूप में काम करेगा। ऑप्शनल में तो खुद अगर हम लोग बात करें यूपीएससी का तो देखिए 2-2 पेपर होता है 500 मार्क का, उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ देखिए जीएस में जिस तरीके से आजकल जीएस पे पेपर 1 में आता है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, यकीन मानिए अगर आपकी सतही ज्ञान है तो आप इस प्रश्न को आप छू भी नहीं सकते हैं। पूरी की पूरी यहाँ पे डिमांड है कि आप प्रश्न के नेचर को समझें, और जब तक आप उसका बैकग्राउंड को क्लियर नहीं करेंगे, अर्थात ये बैकग्राउंड अगर हिस्ट्री से क्लियर हो रहा है तो उसके मूल भाव को जब तक आप नहीं समझेंगे, वैसे प्रश्नों को विदिन ठीक है 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए देखिए ऑप्शनल लेने से एक फ़ायदा तो ये है कि जीएस में ये इतना आपको मदद करेगा कि बाकी अन्य स्टूडेंट से आपको अलग रखेगा, यानी कि जो लोग यहाँ पे हिस्ट्री नहीं स्टडी कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी वही है, चाहे आप यूपीएससी को देख लीजिए या फिर बीपीएससी को भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पे प्रश्न इतना बन के आ रहे हैं विदिन की यूपीएससी में हर साल अगर आप देखेंगे तो ऑन एवरेज ठीक है 17-18 प्रश्न यहाँ पे होता ही होता है। सोचिए 34-36 मार्क्स का अगर सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से अगर यहाँ पे प्रश्न अगर बन रहा है
तो कितना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि भाई हम इसी को, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल के तौर पे ना ले, मैंने ऑप्शनल के तौर पे क्यों ना ले यहाँ पे, क्योंकि इससे एक तीर से यहाँ पे दो दो निशान हो रहा है। और तीसरा जो निशान होगा आपका इंटरव्यू के लिए तो मैं इसकी जितनी भी प्रासंगिकता करूँ, अब सिर्फ मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आगे चल के आपको रियलाइज भी होगा कि हमने हिस्ट्री लेके सही किया या गलत किया। इंटरव्यू की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट, देखिए आज जितनी भी सब्जेक्ट को आप चर्चा कर ले, चाहे पॉलिटी की बात कर ले, इकोनॉमी की बात करें, सोशियोलॉजी की बात कर लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लीजिए, करंट अफेयर की बात कर लीजिए, उन सब के मूल भाव में हिस्ट्री यहाँ पे किसी न किसी रूप में छुपा हुआ है। और एक तो और यहाँ पे होता है निबंध का होता है, एस्से राइटिंग भी होता है। इस एस्से राइटिंग में हिस्ट्री को आप बार बार यूज करके अपने उत्तर को बाकी अन्य स्टूडेंटों से बहुत अधिक आप प्रभावी, इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप हिस्ट्री को अच्छे तरीके से रियलाइज करेंगे, अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, और ख़ासकर आप अपने आंसर राइटिंग की प्रक्रिया को जितना अच्छा अप्रोच आप दे पाएंगे, जितना बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे, तभी जाके ये सब्जेक्ट आपको अच्छा होगा। अब यहाँ पे डजंट मैटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि बिल्कुल आप जीरो से एक क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ। और मेरा शुरू करने का जो पैटर्न होगा, देखिए अभी तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से हम लोग बिल्कुल शुरू में आएंगे इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, जैसे कि एंशिएंट हो जाएगा। एंशिएंट को दो पार्टों में बांटा गया है। जैसे जैसे मैं, ठीक है, उसके अंदर जाऊंगा, जैसे एंशिएंट में पढ़ाना शुरू करूंगा तो किस प्रकार सिलेबस का डिफाइन करूंगा, मिडिएवल में बताऊंगा, इसके अलावा मॉडर्न में बताऊंगा। और आज हम लोग जो बेसिकली चर्चा करने वाले हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा करने वाले हैं, पूरा आप सिलेबस को देख के आप समझ जाएंगे कि मैंने जो जिस तरीके से सिलेबस का यहाँ पे अपने गुरुओं से सीख के जिस प्रकार से सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो काबिल तारीफ है कि आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा और रटने की प्रक्रिया सब बाहर निकल जाएंगे। हर जगह आप हिस्ट्री का अप्लाई करके अपने आंसर राइटिंग को आप काफ़ी इफेक्टिव यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि बिल्कुल ही हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री का ऑप्शनल जो यहाँ पे टॉपिक है, एक एक टॉपिक को हम लोग आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ हिस्ट्री को लेके बहुत सारी जो मिथक है, जो माइथ्स है, जो चलते रहता है। पहली बात यहाँ पे पूर्व धारणा और भ्रांतियों को लेके बात करें तो जैसे इसमें सिलेबस की लंबाई को लेके, तिथि और नाम को लेके बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे शिकायत आता है कि बहुत सारे, ठीक है, सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है। तो देखिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, विद इन आप ज्योग्राफी ले रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ले रहे हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, किसी का भी सिलेबस अगर आप कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा। और इसका क्या बेनिफिट है कि सिलेबस लंबा है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो अप्लाई है, मैंने बताया जैसे शुरू में कि हर एक सब्जेक्ट के साथ न्यू आपको यही मिलेगी। बिल्डिंग का जो न्यू है, पिलर है, ठीक है, यही है इसका फंडामेंटल। अगर ये आप मजबूत कर लेते हैं तो बाकी अन्य सब्जेक्ट को, वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उनको आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसीलिए आप जो भी पूर्व धारणा है, जो भ्रांतियां हैं, सिलेबस की लंबाई को, इससे आप बचिए। तिथि और नामकरण को लेकर बहुत सारा स्टूडेंटों की शिकायत होता है, बहुत डेट रटना पड़ता है भाई, ठीक है, नाम रटना पड़ता है। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि जो भी देखिए तिथि और नामकरण है, अगर मैं आपसे पूछूं आपके फैमिली का, तो आप तो नाम नहीं भूल पाएंगे। हो सकता है कि आपको परदादा तक, ठीक है, या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी तक, बीत गई है उस पीढ़ी तक, एक हल्का फुल्का आइडिया यहाँ पे जरूर होगा। इसीलिए देखिए हिस्ट्री पढ़ते समय यहाँ पे हमेशा ही देखिए क्रमिक घटना पे यहाँ पे बल दिया जाता है, और इस क्रमिक घटना को, और इसमें दूसरा चीज़ होता है परिवर्तन को। इन दोनों को अगर आप आधार बना के चलेंगे तो तिथि और नाम इसमें, ठीक है, बिल्कुल लुप्त हो जाता है, बहुत अधिक मायने नहीं रखता है, बल्कि एक छोटा सा ये तथ्य बन के रह जाता है। अब सोचिए आज़ादी के समय अगर बोल दिया जाए कि भाई कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है उसी को आपको ध्यान रहेगा। आम लोगों का, ठीक है, कोई इतिहास नहीं लिखता, उन्हें कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार से तिथि और नाम को लेके आपको कुछ नाम और तिथि जरूर मिलेंगे, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा।
वो टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ से कोई परिवर्तन आ रहा है। तो इसको लेके भी आप कन्फ्यूजन बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना है। उम्मीद है कि इतनी जो मैथ से आपके मन से क्लियर ज़रूर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं आपको कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल ये देखिए प्रिंटेड होगा, यहाँ पे पीपीटी फॉर्म में बना होगा, और हैंड रिटेन जो नोट्स है इसका यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेरा यही प्रयास है कि साफ सुथरा जितना भी हो सके, ये सब बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इसको मैं ध्यान में रखूँगा। और पूरा मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, अब मेहनत किया है, वर्कआउट किया है, बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और अच्छा खासा मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो गया हिस्ट्री में, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत रहें। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इतिहास क्यों लें। एक बहुत बड़ी समस्या है, इतिहास क्यों लें। तो अब यहाँ पे इसके लेने के मैं 2 कारण बता रहा हूँ। पहला तो कारण है इनडायरेक्ट, जो कि मैंने आप लोगों से शुरू में चर्चा किया था, अप्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में। देखिए अभी जैसे ही राजनीतिक पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सोचिए पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट ही हुआ एक तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री में। जब तक आप ब्रिटेन का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, ब्रिटेन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अमेरिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फ्रांस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छी समझ नहीं बन पाएगी। क्योंकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही मैंने अंजाम लगाया जाता है, उधार का थैला है, तो बाकी अन्य देशों से लिया गया है। अगर उनको हिस्ट्री ही पढ़ लें तो कितना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इकोनॉमिक अर्थशास्त्र की बात करें तो आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ गया है। जैसे कि अगर फ्री ट्रेड की बात करें, मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करें, तो आपको अमेरिकी क्रांति में सुनने के लिए मिल जाएगा। वर्तमान में अगर हम लोग WTO की बात करें, IMF की बात करें, तो आप देखेंगे जब UNO का जब चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, बिल्कुल आपको वहाँ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमी में भी, ठीक है, जो भूमिका निभाने वाला जो सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री है। उसी तरीके से समाजशास्त्र आप ले लीजिए। समाजशास्त्र में सपोज करिए कि आप भारत का, ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं, माने भारत की आप जो भी जाति व्यवस्था को ले लीजिए। अब इस जाति व्यवस्था को जो आपको नब्ज मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा वैदिक काल में। अब वैदिक काल क्या है? पूरा हिस्ट्री है। अगर आपको वैदिक काल की क्लियर नहीं है, फिर आप समाजशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, तो आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस सोशियोलॉजी के साथ उतना आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ तो लेंगे, होता है ना पढ़ लेना, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने के बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो फिर सोशियोलॉजी पढ़ने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो अप्लाई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रूप में होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो रिलेशन की जो बात है आज से नहीं चल रहा है। एंशिएंट एरा से लेके मेडिवल एरा से लेके मॉडर्न तक, अभी तक आप देखिए तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है किस प्रकार से बनता है, बिगड़ता है, इसके पीछे जो बहुत बड़ा जो एरिया है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके, साइंस को लेके किस प्रकार परिवर्तन लाता है, इस पे हिस्ट्री को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से अप्लाई कर सकते हैं। और करेंट अफेयर ये भी यही है, सोने पे सुहागा है। हर एक करेंट अफेयर का जो बैकग्राउंड है आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे और तो और देखिए जो भी राइटर बुक हैं, चाहे विदिन आपको अगर साइंस का, समझ रहे ना, साइंस का अगर कोई राइटर अगर लिख रहा है तो हिस्ट्री में जरूर जाएगा, आर्यभट्ट का नाम यहाँ पे जरूर ले लेगा। इसके साथ साथ वहाँ पे, ठीक है, बहुत से प्लिनी है, प्लेटो है, अरस्तु है, उनका नाम वो जरूर ले लेगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं ना, ये आधार है। सोचिए जब इतना सारा बेनिफिट अगर एक सब्जेक्ट के साथ मिल रहा है, एक तीर से बोलते हैं 2 निशान, यहाँ पे 2 निशान नहीं हो रहा है। हर एक दिशाओं में, चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में जब इस सब्जेक्ट के साथ आप निशाना साध रहे हैं, लग रहा है, तो फिर उसको लेने में क्या दिक्कत है? ठीक है, थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा और यकीन मानिए आज जीवन आपको काम देगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो मैंने बताया था इंटरव्यू में आप औरों से बेहतर स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना आए, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और कितना भी लोग टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों ना पूछे, आप बिल्कुल ही से डिफेंड करने की स्थिति में रहेंगे। उसी तरीके से मेंस की बात करें, मैंने बता दिया था जीएस पेपर 1 में होता है यूपीएससी में, बाकी अन्य स्कोर से आप इसमें बिल्कुल ही अच्छा स्कोर करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि ज्योग्राफी देखिए डे टू डे
लाइफ में इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पता नहीं आजकल यूपीएससी या बाकी अन्य स्टेट पीसीएस इसको दरकिनार करने लगे हुए हैं। जियोग्राफी का सारा प्रश्न इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हिस्ट्री से आप यहाँ पे बढ़त ले सकते हैं। और यहाँ प्रीलिम्स की बात करूँ तो मैंने बताया था अभी कि हर साल ऑन एवरेज 17-18 अगर आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को मिला देंगे तो इतना प्रश्न मिनिमम पूछा ही जा रहा है। तो जब देखिए पूरा सिलेक्शन का एकदम दिख रहा है साक्षात कि भाई इसके क्लियर कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कारणों को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे विश्व अध्ययन के नए दृष्टिकोण। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल चीज़ों को देखने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लीजिए। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोई भी चीज़ जब लिखा जाता है तो कोई न कोई विचारधारा से प्रभावित होता है। बहुत सारे आज के समय में आइडियोलॉजी है, हम लोग देखेंगे आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट भी किस प्रकार हुआ था, ये हिस्ट्री आपको बताएगा। लेकिन आज हम लोग जिस आइडियोलॉजी की बात करने जा रहे हैं वो यहाँ पे है विश्व इतिहास अध्ययन के एक नए दृष्टिकोण के रूप में। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे विश्व इतिहास को अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा पूरा जो वर्ल्ड मैप आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और अभी मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए मैप के पोर्शन को देखिए। मैप का पोर्शन भी ऐसा पोर्शन है कि मैप भी हर एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, बहुत ही अधिक जस्टिफाई करता है। अगर मैप आपका क्लियर नहीं है तो हिस्ट्री पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगा। तो कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरा ऑलरेडी मैप की क्लासेस चल रहा है, मैं बहुत ही डीपली, थोड़ा सा भी मैं कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हूँ, बहुत ऑनेस्टली मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ों को आप लोगों से, ठीक है, शेयर कर पाऊँ, समझा पाऊँ और एग्ज़ाम में आप लोगों से कर पाए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। अभी से आप मेहनत करने की आदत डाल लीजिए, यकीन मानिए बड़े बड़े लक्ष्यों की, ठीक है, प्राप्ति आप आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यूरोपियन कॉलोनी ऑफ वर्ल्ड। आपको पता ही है कि यूरोप के जो ये देश है ना, देखिए मैंने एकदम छोटा सा देश, मैंने देशों का समूह यहाँ पे यूरोप जो महाद्वीप है, हर एक देश का जो इतना उपनिवेश बन चुका था, पूरे विश्व में उपनिवेश इसका देखिए फैला हुआ है। हर जगह आप देखेंगे, कनाडा में, अमेरिका में, इधर दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे जगहों पर आप देखेंगे तो यूरोपीय लोगों की आपको भरमार देखने के लिए मिल जाए। अंग्रेज लोग तो एक कदम आगे निकला, जहाँ गया वहाँ बस ही गया, सब अमेरिका में बस गया, साउथ अफ्रीका में बस गया, इधर ऑस्ट्रेलिया में बस गया, न्यूजीलैंड में बस गया। तो देखिए अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अब जहाँ जहाँ अंग्रेज लोग गया या फिर यूरोपीय वासी लोग गया, वहाँ जाके अंग्रेजों ने, यूरोपीय वासियों ने अपने अकॉर्डिंग को इतिहास को लिखना शुरू किया। इसको बोलते हैं हम लोग यूरो केंद्रित इतिहास लिखा। जहाँ जहाँ गया सब अपने अकॉर्डिंग, सपोज करिए भारत आया, अब भारत को अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग इतिहास लिख लिया। साउथ अफ्रीका में गए अपने अकॉर्डिंग लिख लिया, अमेरिका में गए अपने अकॉर्डिंग लिख लिया। अब यहाँ पे समझ रहे हैं ना, अपने अकॉर्डिंग इतिहास को लिख के, मैंने अपने होता है ना मुंह मिठू करना, मैंने अपनी बढ़ाई करना, हो गया कि भाई यूरोप के लोगों ने बाकी अन्य महाद्वीपों के लिए बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया है, सबको सभ्य बना दिया, यही चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे तृतीय विश्व के जो लोग थे, तृतीय विश्व में जो गुलाम देश के लोग, गुलाम देशों को समझिएगा तृतीय विश्व, ठीक है, धीरे धीरे इसका चर्चा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। गुलाम विश्व मैंने तृतीय विश्व के लोग यहाँ पे जागरूक हुए कि भाई ये तो हमको यूरोपियों के द्वारा उपनिवेश बना लिया गया था और हमारा इतना जबरदस्त शोषण किया गया, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, हर प्रकार का जो शोषण किया गया, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गया। और अब जो इतिहास जो लिख रहा है सब, अंग्रेज सब बोल रहा है कि भाई हमने तुमको अच्छा किया, ये सरासर गलत है। इसीलिए यूरोप केंद्रित जो इतिहास है, बिल्कुल यूरोप को ध्यान में रख के, यूरोप के लोगों ने अपने अकॉर्डिंग ध्यान में रख के चीज़ों को लिखा। अब यहाँ पे शुरू हो गया नव उपनिवेशवाद, ठीक है, मतलब नव इतिहास लेखन की शैली यहाँ पे शुरू हो गया कि अब जितने भी गुलाम विश्व के जो लोग हैं यहाँ पे, तृतीय विश्व के जो लोग हैं, इनके द्वारा भी इतिहास लिखा जाने लगा। अब जब इतिहास लिखा जाने लगा इनके द्वारा, तो अब हो गया हमारी, ठीक है, एक तरीके से बहुत ही स्पष्ट यही है, इसी का एनालिसिस करना है कि भाई अब इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, यूरोप के लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, दोनों में विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो आपको पता है जब भी डिबेट होगा दो लोगों में, तो उस डिबेट का कुछ सत्य बाहर निकलेगा
और यहाँ पे भी वही हो रहा है। अभी तक इतिहास लेखन शैली जारी है। अब यहाँ पे समझना है, दोनों के मर्म को समझना है, और यही ह्यूमैनिटी की खासियत भी होती है। जितने भी देखिए ये जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, विचारों को लेके आप कभी भी देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मत करिए। अगर कोई बातें बोल रहा है विचारधारा को लेकर, आप सुनिए। किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में वो सही हो सकता है। आप जो बातें बोल रहे हो भी किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे सही होता है, यानी हो सकता है। दोनों को आप सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो एक बेहतर चीज़ों का यहाँ पे निर्माण होगा। इतिहास से आपको बताएगा कि पहले कोई भी ऐसी विचारधाराएं आप देखेंगे तो मौजूद नहीं थी। पूंजीवादी, समाजवादी, उदारवादी, साम्यवादी, ऐसी कोई विचारधाराएं यहाँ पे मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे धीरे 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 वाद विवाद की स्थिति आती गई, विचारों का डेवलपमेंट भी जारी है, और आज भी देखिए प्रक्रिया कहीं रुका नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, अब हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए अब तक विश्व का अध्ययन यूरो केंद्रित रहा है, वही सारी बातें हैं मैंने जो आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ने पे देखिए समझाने में मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ, लाइन बाय लाइन। ये तो आप PDF ठीक है ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। वही सारी बातें हैं कि अब क्या किया गया कि स्वतंत्रता के पश्चात तृतीय विश्व के विद्वानों ने इस धारणा को चुनौती दी। अतः विश्व अध्ययन का अध्ययन करते हुए नवीन विचारों को समझने और उसे महत्व देने की जरूरत है, ताकि हम किसी एक विचारधारा में बंधे ना रह पाए। दूसरी यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे इतिहास को देखिए समझने के लिए सब कोई बोलेगा घटनाक्रम को समझो। क्या करो, घटनाक्रम को समझो। समझिए आप इसको, घटनाक्रम, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना है कि आप इस घटनाक्रम से ज़्यादा आप इस जो महत्व है, आप परिवर्तन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए परिवर्तन को एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि परिवर्तन को मैं प्रायोरिटी क्यों देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप अपने आप को लीजिए। अभी हो सकता है कि आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी होगा, यहाँ पे अगर आप घटनाक्रम पे आप नज़र डालेंगे तो आप एक एक समय की घटनाओं को आप शायद ही रिकॉल कर पाए। कि आप जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी विषय पढ़ रहे हैं, सेकेंड क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हैं, थर्ड क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें जो है घटनाक्रम को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही 10th का एग्ज़ाम आप देते हैं, वो एक बहुत बड़े परिवर्तन को इंगित करता है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो आपके लाइफ के परिवर्तन को इंडिकेट करता है। जब आपको जॉब मिल जाता है, वो आपके लाइफ के परिवर्तन को इंडिकेट करता है। अदरवाइज जो घटनाक्रम है, आपका लाइफ चल रहा है। कहने का सेंस क्या है कि अगर परिवर्तन को आप समझ जाएंगे तो घटनाक्रम को भी आप आसानी से, ठीक है, समझ जाएंगे। इतिहास में यही ध्यान रखना है कि आप परिवर्तन को देखेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा हड़प्पा काल का, तो हड़प्पा काल से देखिए चल रहा है, कैसे अचानक चेंज हुआ, वैदिक काल आ गया। वैदिक काल से कैसे चेंज आया, बुद्ध काल, जैन काल आ गया। धीरे धीरे साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का निर्माण होने लगा। एक से एक गुप्तों का आगमन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब आप चेंज को समझेंगे तो आप घटनाक्रम को भी आप इसे समझ जाएंगे। तो मेरा जो पढ़ाने का जो, ठीक है, आइडिया होगा, बिल्कुल इस परिवर्तन को ध्यान में रख के होगा। अभी मेरी स्ट्रेटजी को आप समझते चलिए, ठीक है, धीरे धीरे अभी आप जितना अच्छे तरीके से समझेंगे, आगे चल के आपको उतना ही फायदा मिलेगा, और आपका जो कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होगा उतना आपका बेहतर होगा। बिल्कुल पेशेंस रखिए और एक एक चीज़ों को समझते चलिए। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे कि इन परिवर्तनों के क्रम में रेखांकित किया जा सकता है कि किस प्रकार क्रमिक रूप में आधुनिक संस्थाएं एवं विचारधाराएं उभर कर आए। आज के समय में मैंने WTO का नाम लिया, IMF का नाम लिया, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि आसियान ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए। ऐसी सारी संस्थाएं अगर आज वर्तमान में आई, बहुत सारी विचारधाराएं अगर आज उभर के हमारे समाज में आ रही है, हमारे सामने आ रही है। हर व्यक्ति को बोला जा रहा है कि ये अगर राष्ट्रवादी है, नेशनलिज्म है, एंटी नेशनलिज्म है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, हिस्ट्री से निकल के आ रही है। उसके इतिहास को समझ जाएंगे, वर्तमान में जो भी गतिविधियाँ हो रही है आप उसे भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, जहाँ पहले वर्ल्ड हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब जैसे मैं बोलता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप किसी एक कॉन्टिनेंटल के एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करिए आप अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका में कई सारे देश हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ले लीजिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें ये फील आ रहा है, अब लग रहा है कि वे लोग सेपरेट है। भाई हाँ, एक देश है, लेकिन आज वर्तमान में जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो है ग्लोबल हिस्ट्री।
ग्लोबल की जब भी हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, एक वैश्वीकरण की जब अवधारणा आती है तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक इंटरलिंकिंग है। अब यही तो है ग्लोबलाइजेशन का जो देखिए इफेक्ट है, हमारे खान पान, हमारे लैंग्वेज, भाषा में हर जगह हमें दिखाई देगा। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री ना कह के अगर आज के समय में ग्लोबल हिस्ट्री बोले तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसे शब्दों का एग्जाम में प्रयोग कीजिए, एग्जामिनर आपसे काफ़ी प्रभावित होगा। तो इसका यहाँ पे प्रयोग हो रहा है और हमने एक दूसरे की चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया है। जो भी परिणाम आ रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव, जैसे कि सपोज करिए कि अगर वर्ल्ड बैंक की अगर अवधारणा आई, बाकी अन्य देशों को अगर लोन मिल रहा है, उसका एक सकारात्मक पक्ष है। बाकी अगर पर्यावरण हो गया, बहुत सारी महामारी, देखिए कोरोना का समय चल रहा है, ऐसी अगर चीज़ें आ रही है तो एक नकारात्मक टर्म भी आ रहा है। लेकिन क्या इससे कोई एक देश प्रभावित तो नहीं हो रहा है? पूरी की पूरी यहाँ पे दुनिया प्रभावित हो रही है और इसीलिए इसका सामना भी हमने एक साथ करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन आज के समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम विश्लेषण की हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा ठीक है पेशेंस रखिए, अभी मैं सिलेबस में आ रहा हूँ। अभी थोड़ा उन चीज़ों को आप समझ लीजिए जहाँ मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो यही रहेगा। अब देखिए पाठ्यक्रम विश्लेषण में यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों से ठीक है दो चीज़ों की मैं चर्चा करूँगा। एक हो जाएगा यहाँ पे भौतिक विचार और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे वैचारिक विचार। वैचारिक माने विचार। एग्जाम्पल के रूप में आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भौतिक विचार का जो जन्मदाता है वैसे तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, लेकिन उसके पहले भी देखेंगे तो एडम स्मिथ, बहुत सारे लोग आए हैं समाजवादी विचारधारा के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। तो भौतिक विचार कहने का मतलब है देखिए कि आज के समय में भौतिक विचार को बिल्कुल आप इकोनॉमिकल आर्थिक एक्टिविटी से अगर आप जोड़ दें तो कहना कोई गलत नहीं होगा। मार्क्स यहाँ पे बोलते हुए नजर आएगा कि भाई सर्वहारा क्रांति लाना है यहाँ पे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पे ठीक करो, तभी जाके समाज बेहतर हो पाएगा। हम बदहाली में जीवन नहीं जीना चाहते। मजदूरों को बोलेगा भी हो कि भैया क्या कर रहे हो, दिन रात तुम लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी कुछ स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रहने का ठीक है ढंग का घर तक नहीं है, ऐसे में तुम लोग दूसरे को क्या कर रहे हो, अमीर बना रहे हो। इसीलिए देखिए भौतिक विचार सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के परिवर्तन के लिए। आज आप अपने घर में इसको अप्लाई कर लीजिए, प्रैक्टिकल है, इसी को प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल विचार। और प्रैक्टिकल के साथ साथ इसको वैज्ञानिक विचार बोलते हैं। अब आपको लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मार्क्सवादी पूंजीवादियों का नाम आता है तो अलग ही यहाँ पे डिबेट छिड़ जाता है। अगर आप वैसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं, मन में वैसे चीज़ें आ रहा है, तो अभी आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है और यकीन मानिए आप हो जाएंगे। तो अभी बस आप सुनते चलिए और समझते चलिए। वैज्ञानिक विचार एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आप ठीक है आपके घर पे लिखा होगा अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही परम धर्म है, सब समान है। अब सोचिए गांधी जी के ठीक है फोटो के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सदा सत्य बोलो, सत्य की जीत होती है। लेकिन क्या आप उसको फॉलो करते हैं? अगर वो फॉलो नहीं करते तो क्या है, यहाँ पे वैचारिक मतभेद के रूप में मौजूद है। वो एक विचार है और विचार वर्तमान में जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है वो भौतिक विचारों पे मतलब हावी नहीं होता दिखाई दे रहा है। भौतिक विचार हमेशा ही इसका जो पल रहा है हमेशा वैचारिक चीज़ों से यहाँ पे भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैचारिक चीज़ों के यहाँ पे महत्व नहीं है। कुछ घटनाओं के मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले लीजिए। मोहम्मद अली ठीक है जिन्ना का नाम ले लीजिए। उसके द्वारा देखिए भारत का जो विभाजन कराने में जो एक तरीके से जिम्मेदार माना जाता है, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका भी आप एनालिसिस कर लेंगे कि भाई कहाँ तक वो जिम्मेदार था। लेकिन जो भी था उसने जो मुस्लिमों को यूनाइट किया उसके पीछे भौतिक विचार से अधिक वैचारिक विचार यहाँ पे प्रभावी था। लेकिन कब था ये 1940 के दशक में सबसे अधिक था। तो समय के साथ साथ यहाँ पे चीज़ें बदल रही है। कभी भौतिक विचार भारी हो जाएगा, कभी वैचारिक विचार यहाँ पे भारी हो जाएगा। कहने का मतलब चीज़ यहाँ पे क्या है कि दोनों का महत्व तो है, लेकिन समय के अनुसार
चीज़ें एक दूसरे पे, ठीक है, किसी का पलड़ा अधिक भारी रहेगा, किसी का पलड़ा कम भारी रहेगा। क्योंकि वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसीलिए हम लोग इसी को बेस बना के चलेंगे और बार बार परिवर्तन का जो कारण है इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मान के चलेंगे। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य था। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिवर्तन की व्याख्या करते हुए भौतिक कारक और वैचारिक कारक के परस्पर संबंधों को समझना आवश्यक है। परिवर्तन में दोनों की भूमिका होती है, आप इसमें बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई एक ही की भूमिका होती है, भौतिक भी और यहाँ पे वैचारिक भी। माने भौतिक मतलब आर्थिक, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से चल रहा है, जो भी नवीन विचारधाराएं आज हमारे समाज में मौजूद है, वो आर्थिक पे अधिक फोकस दे रही है। अगर आज भी आज ठीक है तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञान लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल पर्पस है, भाई हम IAS बन जाए, PCS बन जाए तो हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ठीक है मजबूत हो जाएंगे। रियलिटी यही है। उसके बाद समाज है, देश दुनिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन अगर देश दुनिया को भी आगे रखेंगे, हमें देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है कि बिना आप संसाधनों के आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भौतिक विचार यहाँ पे सामने आ गया। तीसरा है कि अगर दोनों में से किसी को अधिक निर्णायक बनाने की यहाँ पे जरूरत पड़ी तो वह यहाँ पे आर्थिक अथवा भौतिक कारक इसे बनाएंगे। इसमें कुछ फॉर्मूला दिया गया है। जैसे देखिए, आर्थिक कारक क्या करता है, वर्गीय समीकरण में बदलाव करता है। वर्गीय समीकरण मतलब क्या है, यहाँ पे अमीर गरीब बन जाएगा, गरीब अमीर बन जाएगा, बहुत गरीब मध्य वर्ग बन जाएगा। आज समझते हैं ना, आज मतलब बोलते हैं कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर अपर क्लास, ठीक, अपर क्लास, ये सब जो चीज़ है ये आर्थिक कारण की वजह से वर्गीय समीकरण में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। अगर आप गरीब हैं, अचानक आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, तुरंत आप अपर क्लास में ठीक है डाइवर्ट कर जाएंगे। तो देखिए इसके पीछे कौन सा कारण था, आर्थिक कारण था। अब नवीन समीकरणीय में जो बदलाव हो रहा है, इसमें नवीन विचारधारा का उद्भव हो रहा है। खासकर इस नवीन विचारधारा में देखेंगे तो सबसे अधिक जो मिडिल वर्ग का जो विकास हुआ है, बहुत ही खतरनाक है मिडिल क्लास, ध्यान रखिएगा। और इसमें सामाजिक परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। अब समाज सिर्फ अमीर और गरीब नहीं रह जाएगा, बल्कि अमीर गरीब बीच में मध्यम वर्ग का भी विकास होगा। और तब जाके यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन बड़ी तेजी से होगा। लेकिन इन सबके पीछे जो की पॉइंट क्या है, आर्थिक कारण। इस फॉर्मूला के अनुसार देखिए, जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो वह स्थापित वर्ग का, वहाँ जो भी ठीक है, वहाँ स्थापित वर्ग का पतन हो जाता है और फिर एक नया वर्ग उभर कर सामने आता है। इसके साथ ही प्रचलित विचारधारा का प्रभाव कम हो जाता है तथा नव स्थापित वर्ग का दृष्टिकोण नवीन विचारधारा के रूप में स्थापित हो जाता है। अब जो भी मिडिल क्लास आ रहा है, फिर मिडिल क्लास अमीर बन गया, अब विचार वही नहीं रहेगा। पहले जो अमीर लोग थे अगर वो गरीब हो गए, नहीं रहे, अब उनके जगह कोई अलग अगर स्थापित हो रहा है तो सोचिए, अब तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। अगर सपोज करिए अगर आज अंबानी है, ठीक है, तो अंबानी अपने अकॉर्डिंग नीतियों को बनाएगा। जो भी उसकी विचारधारा है, जो भी उसकी पॉलिसी है, अपने अकॉर्डिंग करने का प्रयास करेगा। लेकिन उसके पीछे आधार क्या होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी रहेगा। सपोज करिए अचानक उसका भाई, ठीक है, अनिल अंबानी, अगर वो डाउन हो गया भाई, डेब्ट ट्रैप में, या फिर जो भी है ठीक है, कर्ज में अगर डूब गया यहाँ पे, तो अभी उसकी जो विचारधारा है जरूर उसमें परिवर्तन आया होगा। इसके पीछे कारण क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इस प्रकार वैचारिक परिवर्तन होता है तथा यह परिवर्तन आगे सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन सभी का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या इसी रूप में की जा सकती है। आज भी इतिहास पढ़ते हैं तो आर्थिक आधार को मना के पढ़ेंगे, कभी आप फेल नहीं होंगे। इतिहास गवाह रहा है, चाहे आप किसी भी काल की आप बात कर लें। अब इसका मतलब है कि अगर आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका सिलेबस देखिए 18वीं सदी से दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 18वीं सदी से आपका सिलेबस है। और 18वीं सदी का जो सिलेबस है आपका पुनर्जागरण और प्रबोधन काल से शुरू हो रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप लोग लीजिए, सिलेबस को तो अपने रूम में आप टांग लीजिए, ठीक है, जहाँ भी जगह मिले आप उसको रखिए, ताकि के नीचे रखिए, ताकि आपको बिल्कुल ही सिलेबस क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और आज हो भी जाएगा, रखिए। और पिछले साल के प्रश्नों को आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न, ठीक है, अब बन के आ रहा है। अदरवाइज कुछ भी पढ़ते हैं, समझते हैं, मैं अगर करा रहा हूँ, आपको फील नहीं आएगा उससे। देखेंगे तब तो आपको मोटिवेशन होंगे कि अच्छा, जिस स्तर का प्रश्न पूछा जा रहा है उस स्तर का टीचर हमें मिल चुका है, हमें गाइड कर रहा है।
हमारा, ठीक है, मेंटर मिल चुका है। तो यहाँ पे प्रबोधन और पुनर्जागरण को समझने के लिए यहाँ पे वही हम लोग जो आर्थिक आधार को यहाँ पे कारण मानेंगे और इसमें बिल्कुल हम लोग सफल होंगे। और इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे अब डायरेक्ट अगर मैं आज से शुरू कर दूँ 18वीं सदी का इतिहास, तो सिलेबस के साथ जस्टिफाई नहीं होगा। या जिस तरीके से वर्तमान में प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी के बाद की घटना जितना भी हुआ है पूछा जा रहा है, लेकिन इसको लिंक करके पीछे से भी इस तरीके से पूछ दिया जा रहा है कि जब एग्जाम में सवाल बन के आता है तो फिर लड़के का हाथ पांव फूलने लग जाता है कि भाई ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अब सपोज करिए मैंने कुछ प्रश्नों का, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ट्रेडिशनल प्रश्न की औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से कारण थे। अब यूपीएससी ने क्या पूछ दिया कि औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन के समाज को किस तरह प्रभावित किया और वर्तमान में औद्योगिकरण ने भारत के समाज को कैसे प्रभावित किया। अब सोचिए जैसे इस तरह का प्रश्न आए, अगर आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आइडिया नहीं लग रहा है, सही जानकारी है, तो आप तो फिर बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। थोड़ा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैंने बोला ऑनर्स लेवल की थोड़ी बहुत अगर आपको समझ होगी तो आप इस प्रश्न को आसानी से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि समय नहीं होता वहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम लोग विश्व युद्धों की बात करें तो पहले पूछा जाता था ट्रेडिशनल क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या है। आज पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी कहाँ तक उत्तरदायी था। सोचिए कहाँ तक उत्तरदायी था। लिखना है आपको 200 शब्दों में, 250 शब्दों में। तो ऐसे प्रश्नों को डिफेंड करने के लिए आपको इसी टाइप का स्तर का, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए, करने के लिए आपको आधारभूत चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं वही करूँगा, सिलेबस में पूरी अपनी रूपरेखा तय कर दूंगा कि लगभग 4 से 5 दिन ये बेसिक चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से, फंडामेंटल चीज़ों को आप कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको बाकी किसी भी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। आप पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के मर्म को आप समझ जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग पाठ्यक्रम के अध्ययन से पूर्व यहाँ पे विषय का ज्ञान बहुत यहाँ पे क्या है, जरूरी है। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, प्राचीन विश्व। अब लग रहा होगा कहाँ खींच के ले गए भाई, जैसे पढ़ते हैं ना प्राचीन भारत का इतिहास, वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन विश्व। अब इस प्राचीन विश्व को हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक जानकारी होती है कि जिससे कि आपका एग्जाम में आप चीज़ों को कोरिलेटिव स्टडी कर पाएँ, अप्लाई स्टडी कर पाएँ, उतना नॉलेज आपको यहाँ पे मैं ज़रूर दे दूंगा। क्योंकि प्राचीन विश्व में आज जो भी चीज़ चल रहा है, अगर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है तो पहले भी ग्लोबलाइजेशन था। भारत का यूरोप से व्यापार होता था। उसी तरीके से अगर व्यापार की बात करें तो रोमन साम्राज्य से भारत का ज़बरदस्त व्यापार होता था। अमेरिका का व्यापार होता था यूरोप वासियों से, अरब वासियों से भारत का व्यापार, अरब वासियों का यूरोप से व्यापार। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देखिए खासकर आर्थिक कारण को ले लीजिए, समाज कैसा था, राजनीतिक कारण को ले लीजिए, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा धार्मिक कारण। आज विश्व में जो भी धर्म मौजूद है, जैसे कि अगर ब्राह्मण धर्म की बात करें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियनिटी की, यहूदी की, ठीक है, मतलब ज्यूस वगैरह जो भी है यहाँ पे, पुराने जितने भी 7-8 जो धर्म मौजूद है पूरे विश्व में, उन धर्मों को थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो बिल्कुल ये जो टॉपिक है ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल देखिए मैप को आधार बना के मैं आपसे सारा चीज़ें मैं बताऊंगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैप थोड़ा भी बहुत आपको समस्या है तो जाइए, ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मैप के वीडियो को एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ उसमें मैंने शुरू किया है, वहाँ देखिए आप। अब यही है, देखिए प्राचीन, ठीक है, विश्व का जो मैप देखिए, ये है भारत का मैप, यहाँ पे हो गया पश्चिम एशिया, और ये है आपका यूरोप, ठीक है। अब यहीं से देखेंगे कैसे कैसे ट्रेड होता था, किस प्रकार से प्राचीन समय में भी। आज जो देखिए चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगा रहा है, मोतियों की माला बना रहा है। एक समय सिल्क रोड हुआ करता था। पढ़ेंगे, समझ जाएंगे व्यापार कैसे होता था, भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य से कैसे पहले स्थल मार्ग, जल मार्ग से व्यापार होता था। बीच में स्वेज नहर बना भी नहीं था जो लाल सागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, फिर भी व्यापार होता था ज़बरदस्त तरीके से। तो ये सारी जो घटनाएं हैं पूरा का पूरा, खासकर एशिया और यूरोप का जो संबंध है, या फिर किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ, कैसे अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भागों से जो बंदर प्रजाति के लोग निकल के, आदि मानव निकल के जो लोग हैं अलग अलग सभ्यताओं का विकास किए,
जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया का नाम आएगा, हड़प्पा सभ्यता, चीनी सभ्यता। आगे चल के जब बहुत आगे जाएंगे तो आपको यूनानी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी, रोमन साम्राज्य के बारे में आप जानेंगे। और आपको उतना ही नहीं बल्कि अमेरिका में इधर आपको इंका साम्राज्य, ठीक है, इधर आपको इंका के साथ साथ, ठीक है, कुछ और साम्राज्य हैं, यहाँ भी आपको जानने के लिए मौका मिलेगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप को रिलेटिव स्टडी करने वाले हैं और बहुत सही जगह है, इतना आप लोग, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए। मध्यकालीन विश्व की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए मध्यकालीन जो विश्व था अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल का ये जो है, इसको अंधकार काल माना जाता है, अंधकार का काल। और इसको प्राचीन विश्व को, ये जो देख रहे हैं ना प्राचीन विश्व को, इसको एकदम बिल्कुल ही अगर बोल दिया जाए तो यहाँ पे या ईश्वरीय काल के रूप में इसको माना गया, ईश्वरीय काल। एक गोल्डन एरा के रूप में भी कितने लोग जानते हैं प्राचीन विश्व को, क्योंकि खासकर यहाँ पे जो यूनानी जो सभ्यता देखेंगे बहुत ही प्रोग्रेसिव था, गणतंत्र का इतना शानदार रूप था, एक से एक विचारक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, अरस्तु का शिष्य जो सिकंदर, यही जो, ठीक है, भारत का जो ख्वाब देखता है, पूरा विश्व विजेता का ख्वाब देखता है। ऐसे शासकों के बारे में आप जानेंगे, ईरान के डेरियस प्रथम के बारे में जानेंगे, तो यकीन मानिए कि सिर्फ और सिर्फ है या जो आपका जो ये यहाँ पढ़ने का जो अप्लाइड जो ज्ञान है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, बल्कि आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे आपका भारत का इतिहास इतना मजबूत हो जाएगा कि बार बार पश्चिम एशिया से, यूनान से, रोमन से जब भी आपको कोरिलेटिव स्टडी करना होगा आप एकदम सबसे आगे रहेंगे। उसी तरीके से मध्यकालीन विश्व में देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से इतने बड़े रोमन साम्राज्य का 4वीं शताब्दी तक आते आते उसका विघटन हो गया, 2 भागों में बट गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पवित्र रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। विघटन होने के बाद धीरे धीरे यूरोप वासी सामंतवादी प्रक्रिया से यहाँ पे ग्रस्त हो गए। अब पूरा जो सामंतवाद क्या है, कुलीन क्या है, बुर्जुआ क्या है, मध्य वर्ग क्या है, पूरा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल इसलिए बोला फंडामेंटल है। मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से अंधकार का काल हो गया, हर चीज को ईश्वर से जोड़ दिया गया, चर्च, ठीक है, व्यवस्था बिल्कुल लूट खसोट का एकदम जड़ बन गया, पोप पादरी इतने भ्रष्ट हो गए। ईसाई शक्ति और मुस्लिम शक्ति के बीच संघर्ष हुआ जिसको धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। उसी जेरूसलम को लेके कितने लोग मारे गए, लगभग 100 सालों तक युद्ध चला और इस युद्ध में फाइनली क्रिश्चियन धर्म हार गया, क्रिश्चियनिटी हार गया और उन लोगों का चर्च व्यवस्था के प्रति बिल्कुल मोह माया भंग हो गया। अब वहीं से शुरू हो जाता है पुनर्जागरण का काल। देखिए अब यहाँ पे शुरू हो गया आधुनिक पश्चिम का उद्भव। देखिए बहुत जगह, ठीक है, आप इतिहास में आपको बहुत ही कम ही ऐसे युद्ध घटनाएं मिलेंगे जहाँ पे इतने सारे हिंसक गतिविधियों के बाद, इतने लोगों की जान माल क्षति के बाद कोई अच्छा परिणाम मिला है। और इसमें एक बहुत अच्छा परिणाम हुआ इस धर्म युद्ध को लेके, क्योंकि इस धर्म युद्ध ने लोगों की आंखें खोल दिया। एशिया के लोग, यूरोप के लोग जब आपस में मिलना शुरू किए तो भले एक दूसरे को काटे मरे, लेकिन विचारों के स्तर को लेके बहुत ही होता है ना आदान प्रदान होना कि भाई उनके विचारों को हमने सीखा, हमारे विचारों को उसने सीखा। इसमें मंगोल साम्राज्य का भी नाम आएगा कि उस समय, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट था। तो यही है विचार। देखिए विचार क्या नहीं करवा देता है, लेकिन ये विचार कहाँ से आ रहा है, कुछ न कुछ स्वार्थ से आ रहा है, कुछ न कुछ भौतिक कारकों से आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझेंगे। उसके बाद से मैंने बताया अभी कि कुछ बहुत ही कम चीज़ें होती, इसी में एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध ने यूरोप के लिए बिल्कुल ही एक गोल्डन एरा साबित हुआ, क्योंकि धर्म युद्ध के बाद यूरोप के लोगों की सोचने समझने की क्षमता ही एकदम पूरी तरीके से बदल गई। उसी तरीके से एक और युद्ध है अमेरिकी गृह युद्ध। देखिए अमेरिकी गृह युद्ध इतने लोग मरने के बाद अमेरिका के लिए एकदम वरदान साबित हुआ। सोचिए युद्ध भी कभी वरदान साबित होता है, भारत में भी गृह युद्ध हुआ। अब लग रहा हो क्या बात कर रहा है, हुआ है, ठीक है। बंटवारा के समय किस प्रकार से पूर्वी बंगाल और यहाँ पे पश्चिमी भारत के तरफ जो यहाँ पे आग लगे, कितने सारे गदर मूवी आप लोगों ने देखा होगा, कितने लोग मारे गए, वो गृह युद्ध से कम थोड़े था। हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कितना भयंकर परिणाम निकला भारत में। आज भी उसकी त्रासदी आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
आधुनिक पश्चिम का उद्भव यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए व्यावसायिक क्रांति यहाँ पे शुरू हो गई, ट्रेडिशनल रिवोल्यूशन के रूप में यहाँ पे समझ सकते हैं। पुनर्जागरण, जो लोग सोए हुए थे अभी तक जागने लग गए, विचार आने लगा, प्रबोधनकालीन इनलाइटमेंट का दौर शुरू हो गया। धर्म सुधार आंदोलन हुआ कि भाई कि ना, अब हम लोग आंख मूंद के क्रिश्चियनिटी धर्म को नहीं मानेंगे। भाई देखो युद्ध किया, सब जाके हरवा दिया। अगर रियल में भगवान होते तो हमको हरवाते, रियल में अगर यीशु मसीह होते तो हरवाते। पूरा का पूरा देखिए मिथक ही लोगों का दूर हो गया। वाणिज्यवाद तथा राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव हो गया। अब यही है वाणिज्यवाद, कमर्शियलिज्म सिस्टम जिसको बोला जाता है। 30 वर्षीय युद्ध देखेंगे और वेस्टफेलिया की संधि 1648 में होगी। थोड़ा आप हम लोग ठीक है इसकी एक एक झलक मारते चलेंगे और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो मेरा दूसरा जो अप्रोच है, जिस तरीके से जो प्रश्न बन रहा है, उसका देखिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी यहाँ पे अप्रोच इसको बोला जाता है। अभी इसका क्या मतलब है कि देखिए जब आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री को ध्यान में रख के देखेंगे, इतिहास मज़ा नहीं आएगा। इस हिस्ट्री को आप अलग अलग इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी सबसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या आपका अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अर्थात एक जगह पढ़िए और हर जगह उसका मजा उठाइए, इसका मतलब यही होता है। अब इसका देखिए अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे। इस काल में देखिए क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर कर आई। देखेंगे कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर के आई। इससे हम आरंभिक भूमंडलीकरण के रूप में देख सकते हैं। पूर्व एशिया से लेकर अमेरिका महाद्वीप तक एक व्यापक व्यापारिक नेटवर्क यहाँ से कायम हो गया। सब लोग आपस में क्या हो गए, जुड़ते चले गए। और भारत सोने की जो चिड़िया, इसे नहीं कहा गया। भारत का जो उसमें व्यापार होता था, बिल्कुल देखिए आप प्राचीन भारत में जब व्यापार को देखेंगे तो आप हतप्रद हो जाएंगे कि भारत इतना सक्षम था उस समय। सोने की जो चिड़िया बोला गया, भारत में सोने की खान बहुत कम है, कर्नाटक वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई सोना आया कहाँ से? सोना लाया भारत का व्यापार। और ये सोना आया कहाँ से? ठीक है, अरब वासियों से। अरब वासियों का सोना कहाँ से आया? यूरोप वासियों से। और यूरोप वासियों का सोना कहाँ से आया? अमेरिका से आया। अमेरिका में सोने का भंडार है, देखिए कैसे चल रहा सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया में सोने का भंडार है, साउथ अफ्रीका में सोने का भंडार है। इसका मतलब कि हमारा जो व्यापार जो प्रक्रिया था इतना मजबूत था। लेकिन आज देखिए क्या हो गया है, आज विश्व गुरु के रूप में उभरते उभरते बच जा रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझने के लिए मिलेगा। अप्लाइड ज्ञान इसी को बोलते हैं। वाणिज्यवाद को एक खतरनाक आर्थिक दर्शन उस समय माना जाने लगा कि जो वाणिज्यवाद है, वाणिज्यवाद का मतलब कमर्शियलाइजेशन सिस्टम में कि हमेशा ही व्यापारियों के हित की बात की जाएगी। अब व्यापारी की बात आएगा जिसका मतलब मुनाफा, कि भाई इसके मुनाफा पे क्या करो, जोड़ दो। एक का मुनाफा हो रहा है व्यापार में, दूसरे को घाटा हो रहा है। अगर आज का जो किसान अगर आज के समय में अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि अगर हम ठीक है घाटे में चले जाएंगे, घाटे में है, इसका मतलब कि व्यापारियों को लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है। तो भाई उसको बहुत ही खतरनाक दर्शन माना गया वाणिज्यवाद को। और देखेंगे ठीक है, यहाँ पे इसका क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएगा एडम स्मिथ, समाजवाद का जिसे पिता बोला जाता है। अभी आएगा जस्ट नीचे। एशिया महाद्वीप संसाधन एवं आकार के मामले में देखिए यूरोप से काफी बड़ा था। एशिया में क्या नहीं है, पश्चिम एशिया में पूरा पेट्रोल है, ठीक है। इसके अलावा आप दक्षिण पूर्व एशिया में पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ भी एक तरीके से मिनरल रिच है। भारत अपने आप में कृषि के दृष्टिकोण से बहुत विशाल है। चाइना को देख लीजिए, लेकिन अभी भी ये जितना ही एशियाई कंट्री है देखिए यूरोप से पिछड़ गया। एक समय था कि भारत के सामने, एशिया के सामने यूरोप नथिंग, कुछ नहीं था, चींटी के समान था। लेकिन आज देखिए कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसको आप जानेंगे कि एशिया महाद्वीप संसाधन एवं आकार के मामले में यूरोप से काफ़ी आगे जा रहा था। तो फिर किन कारकों ने यूरोप के आगे बढ़ाया? यूरोप के लोग इतने आगे क्यों निकल गए? नाते वो यूरोप में आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक, आज से नहीं, उनकी जो भौगोलिक अवस्थिति ही ऐसी है कि वे लोग इतने सक्षम नहीं है। लेकिन उनकी जो साइंस, उनकी जो मस्तिष्क, समझ रहे हैं ना, विचार, थिंकिंग लेवल इतना आगे ले गया उनको कि देखिए कहाँ उनको खड़ा कर दिया। इसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब पाठ्यक्रम विश्लेषण की हम लोग बात करते हैं। अब मेन आई अब कोर टॉपिक पे कि अब यहाँ पे शुरू कैसे करना है हम लोग। इतना पढ़ने के बाद भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में मैंने सिलेबस को बांट दिया है।
ध्यान से देखते चलिए, ये है पूरा पूरा कोर जो आपको आने वाले दिनों में बहुत इस पे कंसंट्रेट करना है, सिलेबस। और इस सिलेबस को आप कोशिश कीजिए, ठीक है, लिख के एकदम अपने रूम में इसको टांग लीजिए कि बिल्कुल आप टिक लगा दे चलिए भाई मैंने यहाँ यहाँ मैंने पढ़ाई किया। एक भी टॉपिक में मैं कोताही बरतने वाला नहीं हूँ। भाग 1, पहला टॉपिक में बात करें हम लोग यूरोपीय प्रबोधन तथा प्रबोधन का उपनिवेश में प्रसार। अब यूरोपीय प्रबोधन हो गया, लोगों को ज्ञान मिल गया, पुनर्जागरण हो गया। इससे देखेंगे तो ये लोग चुप बैठा ही नहीं, बोला भाई हम बैठेंगे क्यों। एक एक चीज़ों पे यहाँ पे बल मिलने लगा, बहुत सारे यंत्रों की कंपास वगैरह की खोज हो गई, नावों बड़ा बड़ा बनने लगा। अब सोचिए महाद्वीप पार करने लगा सब, अमेरिका का खोज हो गया, भारत आने के लिए स्थलीय मार्गों की जलीय मार्गों की खोज हो गया। समझ रहे, यूरोप वासी यही है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जितनी मजबूत थी। भारत के लोग नहीं निकले हैं, क्योंकि निकलेगा वही जिसका पेट नहीं भरेगा। भारत आराम से ऐश कर रहा है, ठीक है, आज भी है, कोई कुछ नहीं था हमारे पास, खेत बाड़ी है भाई, कमा खा के हम लोग जी लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। यूरोप वासी, यूरोप में ठंडी अधिक होती है उच्च अक्षांश क्षेत्रों में होने के कारण, और वहाँ पे ठीक है, अगर फ्रांस जर्मनी वगैरह को छोड़ देंगे तो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो अपने अपने खाद्यान्न जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को बेच के खा लेंगे, ठीक है। दूसरा आएगा, देखेंगे हम अमेरिकी क्रांति तथा अमेरिकी संविधान का निर्माण। अब यही यूरोपीय वासी जो निकल के अमेरिका जाएंगे, चोर डाकू जितना भी बेकार लोग होंगे अमेरिका खदेड़ दिए जाएंगे, और वहीं पे जाके वो लोग इतना काम करने लगेगा, देखेगा कि भाई अमेरिका कितना बड़ा उपजाऊ भूमि है, हर तरीके से यहाँ पे काम होगा। और अब धीरे धीरे ये लोग ब्रिटेन से, यूरोप वासियों से मुक्त हो जाएगा, और अमेरिकी क्रांति होगी 1776 में, और उसके बाद से अमेरिकी संविधान का निर्माण होगा। अब यही जो अमेरिकी संविधान का जो निर्माण होगा, देखिए ब्रिटेन वासी, ये वही ब्रिटेन था जहाँ पे मैग्ना कार्टा की अवधारणा 12वीं 13वीं शताब्दी में आ गई, राइट्स ऑफ बिल की जो अवधारणा आ गई। अब अमेरिका जब संविधान का निर्माण कर रहा है, और इसके बाद से दुनिया का पहला लिखित संविधान अगर अमेरिका में लिखा गया, अगर आप भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो सोचिए काम देगा कि नहीं देगा, खुद अब बताइए। बिल्कुल ये देगा, क्योंकि इसको भी रेफरेंस के तौर पे भारत के संविधान को लिखने के लिए यूज किया गया है। फ्रांस की क्रांति हुआ, किस तरीके से पुनर्जागरण की चेतना ने फ्रांस की क्रांति को करा दिया, या फिर अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति को करा दिया, 1789 में हुआ। और इसका महत्व यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, एक काफ़ी हैंडसम स्मार्ट गोरा चिट्टा एक लड़का आप कह सकते हैं, कि कैसे एक सेना में भर्ती होता है और आगे चल के ये बोलता है कि मैंने फ्रांस के मुकुट को मैंने धूल में पड़े हुए पाया और मैंने इसे तलवारों के बल पे उठा लिया, और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं नेपोलियन। तो सोचिए अब यूरोप को मुट्ठी में एकदम पूरा पूरा एकदम मतलब करने के कगार पे आ जाता है यूरोप पूरा, ठीक है। ब्रिटेन अगर उसको डैमेज नहीं किया होता तो शायद नेपोलियन यूरोप का बिल्कुल एक शासक बन के रहता। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्भव होता था, इटली एवं जर्मनी में यहाँ पे राष्ट्रीय राज के रूप में यहाँ पे गठन हो जाएगा। अब शुरू हो गया, नेपोलियन ने जो किया अन्यत्र नहीं किया। नेपोलियन ने सोई हुई राजकुमारी को जादू की छड़ी से जगा दिया। इसका मतलब कि नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति का उपयोग करते हुए नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को इस कदर भड़का दिया कि यही है फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद बहुत इतना उग्र हो जाएगा कि इसके वजह से इटली और जर्मनी के लोग एक हो जाएंगे। मैंने समझ रहे हैं ना, मैंने इटली और नहीं, मैंने इटली पूरा बटा हुआ था, जर्मनी बटा हुआ था। आज जो देख रहे हैं बिल्कुल उस रूप में वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, पढ़ेंगे देखिए कितना मजा आएगा। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद से यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव तथा पुराने साम्राज्य का विघटन हुआ, जैसे कि ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य तथा रूसी साम्राज्य। अब सोचिए अब लोग जग गया है, क्या अब लोग राजा रानी को देखना पसंद करेगा? अब तो चाहेगा कि ना, अब डेमोक्रेटिक आए, लोकतंत्र आए। जितना देखिए ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग, ऑटोमन समझ रहे हैं ना, मुस्लिम साम्राज्य के रूप में काफ़ी ही बहुत बड़ा मजबूती से खड़ा था, यही था पूर्वी रोमन साम्राज्य का भाग। हैब्सबर्ग साम्राज्य ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन को मिला के था, ये भी टूट गया। रूसी साम्राज्य, यहाँ पे जारशाही प्रक्रिया थी, ये भी टूट गया। सब टूटेगा, ठीक है, खरबूजा सब में बटेगा, और यही हो रहा है। अब इसका जो अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, मैंने बताया था अभी। इसका मतलब इसका देखिए अप्लाई करेंगे कि एडम स्मिथ
जिसको अर्थशास्त्र का पिता भी बोला जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। एडम स्मिथ ने क्लासिकल अर्थशास्त्र को किस प्रकार वाणिज्य अर्थ एक दर्शन को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब कि वाणिज्यवादी आर्थिक दर्शन को अस्वीकार कर रहा है, अर्थात जो प्रॉफिट हो रहा है इसको यहाँ पे अस्वीकार कर रहा है कि भाई ऐसे होगा तो धन का संकेंद्रण हो जाएगा। एक ही जगह धन का संकेंद्रण होने का मतलब कि बाकी लोग क्या खाएंगे, हवा पी के तो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इसको समाजवाद का पिता भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, समाजवाद का पिता, समाजवाद का पिता। और इसी के विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, देखेंगे आप लोग तो कार्ल मार्क्स है, ठीक है, इसके अलावा मिलर है, ठीक है, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं जो इसके विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित होते हैं और आपको ये दिखाई देगा। इसका एडम स्मिथ का भी, ठीक है, क्रिटिसाइज किया जाएगा, बाद में हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, ब्रिटिश संविधान के पश्चात अमेरिकी संविधान के विकास में किस प्रकार विश्व में संविधानवाद को प्रोत्साहित दिया। क्योंकि शुरू तो कर दिया अमेरिका संविधान बनाना। अब संविधान का मतलब क्या है वर्तमान में सोचिए, अगर भारत में संविधान नहीं हो तो ठीक है, भारत, ठीक है, मतलब चंद दिनों में, चंद महीनों में टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। भारत को एक ही चीज बांध के रखता है और वो है भारत का संविधान। सोचिए कितना बड़ा चीज आ गया, खासकर जहाँ पे डाइवर्सिटी अधिक है, जहाँ पे वर्ग विषमय यहाँ पे अधिक है, अमीर गरीब लोग अधिक हैं, वैसे देशों में संविधान की जरूरत पड़ी और यहाँ पे शुरू हो गया। अब यही था, ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान के मौलिक दृष्टिकोणों में क्या अंतर था। अब देखेंगे ब्रिटेन के लोग आए कहाँ, अमेरिका, और अमेरिका में आकर संविधान बना लिया तो कुछ चीज़ों को जरूर दिया, जैसे बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन वासियों से लिया अमेरिका के लोगों ने, लेकिन हूबहू कॉपी नहीं किया। अमेरिकी लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अपनी मौलिकता को लगाया। जैसे ब्रिटेन में देखिए वहाँ पे, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम मौजूद है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर मौजूद है, तो उसी तरीके से यूरोप में बिल्कुल यहाँ पे अध्यक्षात्मक, ठीक है, व्यवस्था मौजूद है। शक्ति का अमेरिका में विकेंद्रीकरण किया गया, व्यवस्थापिका मैंने समझ रहे हैं ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, जुडिशरी, सबको सेपरेट कर दिया गया। तो अंतर तो है। अभी भी देखिए ब्रिटेन को, इंग्लैंड को गणतंत्र क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति के रूप में वहाँ बिल्कुल ही रानी मोनार्ची सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, रानी राजा जो भी हो। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, इसीलिए भारत गणतंत्र है। अभी भी ब्रिटेन गणतंत्र नहीं बन पा रहा है। हटा दे भाई रानी राजा को हटा दे, राष्ट्रपति का पद दे दे, क्या बोलते हैं कि चुनाव के द्वारा ब्रिटेन भी एक सेकेंड में रिपब्लिक बन जाएगा। तो सोचिए ये सब चीज़ें हैं, आपको वर्ड हिस्ट्री से पता लग जाएगा। मानव अधिकार की अवधारणा, उदारवाद, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र तथा सीमित रूप में समाजवाद की अवधारणा का विकास हुआ और यूरोपीय प्रबोधन का प्रसार हुआ। जब अन्य महाद्वीपों में हुआ तो उसके स्वरूप में यहाँ पे क्या परिवर्तन देखा गया। इससे भी उदारवाद, समझ रहे ना, मैंने जब देखेंगे औद्योगिकरण का युग आएगा अभी, उसी में धीरे 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 यहाँ पे उदारवाद भी आएगा, उदारवादी भी लोग आएंगे, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, ठीक है, इन सारी चीज़ों का विकास होगा। और खासकर नेशनलिज्म का इतना अधिक विकास हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से कि पूरे यूरोप में बिल्कुल ये पेट्रोल की तरह फैल जाएगा, जहाँ जाएगा आग लगा देगा। लोग राजा रानी को, मैंने उस मोनार्ची सिस्टम को लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज़ था। इसके अंतर्गत देखेंगे कुछ अतिरिक्त टॉपिक को, जैसे कि इसमें लैटिन अमेरिका, साइमन बोलीवर के अंतर्गत, अब ध्यान रखिएगा, साइमन बोलीवर, याद होगा आपको, अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। कौन किया था? कोलंबस ने। कोलंबस देखिए मूल रूप से, ठीक है, जो इसका नेटिव जो प्लेस था इटली का था, क्योंकि फाइनेंस जो इसकी जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट था स्पेन के राजकुमार ने किया था, इसीलिए बोला जाता था कि कोलंबस कहाँ का था, तो स्पेन का था। लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और इटली, वहाँ पे जो भाषा का जो देखिए जो प्रयोग किया जाता है लैटिन भाषा का, रोम में हमेशा लैटिन का और यूनान में हमेशा ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता है। चल पड़ा, निकल पड़ा खोजने के लिए, वेस्ट इंडीज आ गया और वही कहाँ आ गया? नीचे दक्षिणी अमेरिका की तरफ। अब यहीं पे देखेंगे आप तो ऑलरेडी सबसे पहले जो अमेरिका पहुंचा था एक अमेरिगो नाम का पुर्तगाली था, वो वहाँ पहुंचा था, उसका नाम से अमेरिका पड़ गया। अब ये पहुंचा लैटिन भाषा को लेके, तो क्या जुड़ गया? लैटिन जुड़ गया। दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? लैटिन अमेरिका बन जाएगा। इसीलिए दक्षिण अमेरिका के जो आप देखेंगे बहुत सारे जो देश थे उनको लैटिन अमेरिका बोला जाता है। तो लैटिन अमेरिका बोलने का मतलब यही है कि वहाँ पे एक उपनिवेशवाद की बू आती है। और हुआ
इसमें देखेंगे कि साइमन बोलीवर के द्वारा किस प्रकार से स्पेन वासियों के चंगुल से, ये एकदम मैंने समझ रहे हैं ना, एकदम एक लड़ाकू है, एकदम लड़ाकू एक सेनापति के रूप में मौजूद रहता है और सबको जो भी दक्षिण अमेरिका के जो भी लैटिन जो अमेरिकी जो देश थे यहाँ पे, उनको यूनाइट करने का प्रयास करता है और इसमें काफ़ी हद तक सफल होता है। जब नेपोलियन देखेंगे जब स्पेन को हरा देता है तो स्पेन की जो शक्ति चूर चूर होकर ख़त्म हो जाती है। अब इस प्रक्रिया में आप देखेंगे तो बड़ी शानदार तरीके से साइमन बोलीवर का जो कद ऊपर होता है, आज बहुत ही सम्मानित व्यक्ति मौजूद है। साइमन बोलीवर को जाकर पूछिए दक्षिण अमेरिका में कौन नहीं जानता है उसको, भारत के ठीक है राष्ट्रपिता जैसे उसका कद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक डिमेरिट निकला कि ये संघ नहीं बना पाया, जैसे लैटिन अमेरिका को जैसे कि यूरोपियन संघ बन गया, सारे यूरोप के लोगों ने मिलकर अपने एक व्यापारिक संघ बना लिया, ब्रिटेन निकल भी रहा है, वैसा ये संघ बनाने में असफल हुआ। अगर ये बन जाता तो फिर शायद अमेरिका का प्रभाव वहाँ अधिक नहीं बढ़ता। वेनेजुएला वगैरह का देखिए करेंट में जो लफड़ा है, समझ रहे हैं ना, आप समझ ही रहे होंगे किस प्रकार से वेनेजुएला में अमेरिका का डायरेक्ट हस्तक्षेप होता रहा है, और सिर्फ वेनेजुएला में नहीं बाकी अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में। तभी देखेंगे हम लोग नौ उपनिवेशवाद कैसे आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध, ये वही गृह युद्ध है। देखेंगे हम लोग लगभग 1860 के आसपास आते आते अमेरिका पूरा जल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका मैंने संयुक्त राज्य जो अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट आया इसी गृह युद्ध के बाद आएगा कि भाई हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे फेलियर व्यक्ति आप लोगों ने नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन। सोचिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, अब्राहम लिंकन सिखाते हैं। इन्होंने एक ही सफलता चखी और वो सफलता किसका था, राष्ट्रपति का। सोचिए आप भी अभी अपने ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम क्रैक नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सारी आपके अंदर ठीक है हो सकता है कि हार यहाँ पे छुपी हुई होगी, जीतने की एकदम दूर दूर तक ख्वाहिश खत्म हो गई होगी। तो ऐसे लोगों को देखिए, सोचिए, पढ़िए, समझ में आएगा कि एक मौका व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। KFC के मालिक को देखिए, ठीक है, वो KFC याद आ रहा है ना, वो फ्राइड चिकन। ऐसे लोगों की कहानी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि देखिए कभी भी बाजी पलट सकती है। ये तभी पलटेगी जब आपके अंदर हौसला हो, नियमित काम करने की क्षमता हो, आप कभी हार नहीं मानने वाले हो और आपको इस सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान ऐसे ही अडिग रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भाग 2 में, औद्योगिकरण तथा भूमंडलीकरण के रूप में। अब यहाँ पे शुरू हो गया क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, मैंने एक महज इसको आप इत्तेफाक के रूप में भी समझ सकते हैं। ब्रिटेन के लोग चूंकि यहाँ पे जागरूक बहुत पहले हो चुके थे, यहीं से धीरे धीरे साइंस बढ़ता चला गया। साइंस ही, और क्या औद्योगिक क्रांति, साइंस, यही है साइंस, समझ रहे हैं। प्रथम औद्योगिकरण तो बहुत पहले हो चुका था, लोगों ने पहिया हुआ बनाना सीख लिया था, समझ रहे हैं ना, पहिया, तीर धनुष, कहीं ना कहीं वो औद्योगिकरण का रूप था। द्वितीय जो औद्योगिकरण हुआ ब्रिटेन ने करवाया, जिसको कल कारखाने, मशीनीकृत उद्योग यहाँ पे चलने लगा। और तृतीय औद्योगिकरण क्या है, कंप्यूटराइज युग। और चौथा जो औद्योगिकरण है वर्तमान रूप में जो चल रहा है, देखिए आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D टेक्नोलॉजी, डिजाइनर बेबी। तो देखेंगे अभी हम लोग तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तथा इसका क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार, देखिए अमेरिका, रूस, जर्मनी में इतना प्रभाव पड़ा कि यही है अमेरिका एकदम देखेंगे कि 1870-80 तक आते आते बहुत मजबूत हो जाता है। रूस का भी वही हाल होता है, धीरे धीरे रूस भी सीख जाता है। और जर्मनी तो इतना आगे निकलता है कि अब खुद ब्रिटेन को देखेंगे, हिटलर के आते आते ब्रिटेन को पछाड़ने के चक्कर में लग जाता है। और जापान तो पूछिए ही नहीं, जापान की तो मतलब जितनी भी मैं यहाँ पे ठीक है तारीफ भी करूँगा और इसकी निंदा भी करूँगा, क्योंकि एशिया में यही एक ऐसा छोटा सा, देखिए टाइटन था, समझ रहे हैं ना, छोटा सा, ठीक है, जो औद्योगिकरण में यूरोपियों को टक्कर दे रहा था। इसकी औद्योगिकरण आप समझेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन काफ़ी ये लोग हिम्मत वाले थे। समुराई परंपरा जापान में देखिए बहुत पहले से मौजूद थी, देखिएगा युद्ध करने की रणनीति। और इसी औद्योगिकरण के दम पे जापान ने बहुत ही गलत किया उस समय, अपने औद्योगिकरण को हर तरह से सैनिक व्यवस्था में लगाना शुरू कर दिया। और सैनिक व्यवस्था में लगाना शुरू किया तो जापान ने तो पूछिए ही नहीं क्या किया, चाइना को लेके, रसिया को लेके, साउथ ईस्ट एशिया से पूछिए, भारत के एकदम अंडमान निकोबार तक आ गया था। और जापानी सेना ने बहुत ही अधिक उत्पात मचाया।
आगे चल के एशिया के द्वारा बोला जाने लगा कि सबसे जो बेकार दुश्मन, सबका दुश्मन हो गया, ठीक है, कौन हो गया? जापान हो गया। इसीलिए जब जापान में जब बम गिराया यहाँ पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में, तो कोई भी देश ने जापान में सिंपैथी नहीं दिखाई कि भाई ये तो उसी लायक का था, उसके साथ होना ही था। सोचिए जापान इतना गिर चुका था। लेकिन यही है कि अब लोगों ने सिंपैथी नहीं दिखाया, तो उसके पीछे कुछ कारण था। इस युद्ध में देखेंगे यहाँ पे हिरोशिमा जब नागासाकी के जब बम गिरता है तो ऑलरेडी कोरियाई जो वहाँ पे मजदूर 40,000 से लोग ऊपर वहाँ पे काम करते होते हैं, साथ में वे भी मर गए। परमाणु बम थोड़े देख रहा है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ जापान के लोगों को मारना है। तो ये था बहुत ही मतलब जितनी इसकी अगर निंदा किया जाए तो कम है। तो जापानियों की नीतियाँ थी, लेकिन उसके बाद से जापान धीरे धीरे ठीक हो गया। चाइना को जापान ने बहुत, ठीक है, पछाड़ा, ध्यान रखिएगा। चाइना अभी भी जापान से अंदर अंदर खौफ खाता ही रहता है, क्योंकि बहुत मार मारा है चाइना को, समझ रहे हैं ना। चाइना को उतना बड़ा मंचूरिया का क्षेत्र, और चाइना का तो फिर जापान ने बिल्कुल ही एक, समझ रहे हैं ना, एक प्रोस्टिट्यूशन एरिया टाइप के बना कर रखा हुआ था। वहाँ की महिलाओं का शोषण, बार बार माफ़ी मांगने की बात आती है। अमेरिका ने जब बम गिराया जापान में, तो अभी करेंट में भी ये बात आया, ठीक है। जब आपको एक किस्सा है मैं सुना रहा हूँ, जब इसमें गए अमेरिकी राष्ट्रपति, जब बराक ओबामा थे उस समय, तो गए कहाँ? जापान गए। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जल्दी जाता नहीं है सब, लेकिन बड़ी हिम्मत करके गए। सोचिए कितना डिप्लोमेट, ठीक है, उनका जो कैरेक्टर था बहुत ही, ठीक है, बड़ा कद था, ट्रम्प जैसा नहीं था, ठीक है। वहाँ गए, वहाँ के मीडिया के लोगों ने पूछ लिया कि भाई ठीक है, आप लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगी जापान वालों से, भाई आप लोगों ने बम छोड़ दिया। उन्होंने इतना डिप्लोमेट आंसर दिया कि भाई ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग आने वाली पीढ़ी पे छोड़ देते हैं, वही लोग इसका लोग इवेल्यूशन करेगा, मूल्यांकन करेगा कि कितना हद तक क्या क्या था। सोचिए जापान की तरफ से नो रिस्पॉन्स। कहने का मतलब क्या है कि जो भी जापान के इतिहास को पढ़ेगा, अगर रियल रूप में अगर जापानी लोग अपने इतिहास को पढ़वा रहे होंगे, तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी जरूर इस चीज़ को समझ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग उपनिवेशवाद एवं समाजवाद का। यहीं से शुरू हो गया 19वीं सदी के यूरोपीय शक्तियों के द्वारा अफ्रीका के यहाँ पे क्या होगा? विभाजन हो गया, खरबूजा कटेगा। मैंने अफ्रीका को तो लोगों, यूरोप के लोगों ने 19वीं सदी में वो हाल बनाया कि आके सब पूरा का पूरा एक तो व्यापारिक मार्ग बन गया। आगे चल के स्वेज कैनाल का विकास हो गया, एक व्यापारिक मार्ग पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका से हो गया, एक स्वेज कैनाल भी बन गया, सॉरी, बन गया पूरा का पूरा, समझ रहे हैं ना। मतलब दोनों ही तरीके से रेड सी, मेडिटेरियन सी, साउथ अफ्रीका की तरफ से घेर लिया गया, और जिसको कहीं उपनिवेश नहीं मिलता था यूरोप वासियों को, वो जाके अफ्रीका में उपनिवेश बना लेता था। बहुत समस्या थी। और एशिया में भी विस्तार यहाँ पे शुरू हो गया। देखेंगे भारत में लगभग 1757 पलासी के बाद से, ठीक है, लगभग 1800 के बाद से तेजी से अंग्रेजों ने भारत पे बिल्कुल मधुमक्खियों की तरफ फैलना शुरू कर दिया। ये वही समय है। और अमेरिकी नौ उपनिवेशवाद यहाँ पे शांत नहीं बैठा। जैसे ही लैटिन अमेरिका के लोग स्पेन से धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हो गया, अमेरिका ने वहाँ पर प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे समाजवाद एवं मार्क्सवाद का कॉन्सेप्ट। अब औद्योगिकरण का युग हो रहा है, और समाजवाद और मार्क्सवाद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आ गया भाई कार्ल मार्क्स, जर्मनी फ्रांस घूमते घूमते एकदम पहुंच गया कहाँ? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जाके देखा तो देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, किसान लोगों से भूमि छीन लिया गया। अमीर लोगों ने सिर्फ किसानों की भूमि छीन ली। किसान लोग कहाँ भाई माइग्रेट कर रहे हैं, शहरों में मजदूर बन रहे हैं। उनको रहने के लिए खोली तक नहीं, एकदम चूहा टाइप को, समझ रहे हैं ना, बिल टाइप का बना के दे दिया गया। मार्क्स से देखा नहीं गया, बोला गया भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, सारा मेहनत तुम करो, मजा मारे वे लोग, मतलब मालिक। इसीलिए बोलता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहान है, तोड़ डालो अपने पैरों की बेड़ियों को। अब यही है, मार काट हिंसा, समझ रहे, शुरू हो गया। इसीलिए मार्क्सवादी परंपरा ने शुरू में शोषण का जो कारण माना, मजदूरों को माना, ठीक है, कि ये लोग क्या है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, माने मजदूरों का शोषण कराया जा रहा है। इसीलिए हथौड़ा, समझ रहे हैं ना, हथौड़ा का एकदम सिंबल देखिएगा बन गया। यही चीज़ जब भारत में आया तो हथौड़ा भी चला। और भारत में चूंकि शोषण यहाँ पे किसानों का सबसे अधिक था, तो यहाँ पे बाली भी लग गया, ठीक है, मतलब गेहूं की बाली भी लगा दिया गया, गेहूं या धान की बाली जो भी है, ठीक है, उसको लगा दिया गया।
तो इसीलिए जब आप वहाँ के मार्क्सवादी परंपरा को समझ जाएंगे, कम्युनिस्ट प्रणाली को समझ जाएंगे, तो फिर आप रूस को भी समझेंगे और वर्तमान में जो भारत की परिस्थितियाँ हैं आप उसे भी समझेंगे। तो ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। मतलब होता है ना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और हमेशा ध्यान रखिए, आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप इंटरव्यू में इस तरह से अटपटा जवाब मतलब अगर दे के आएंगे तो हमेशा आपको साथ समस्या होगी, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हमेशा एक न्यूट्रल अप्रोच रखिए। यूपीएससी की तैयारी आपको सिखाता है कि एकदम न्यूट्रल अप्रोच, मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाइए। नेक्स्ट यहाँ पे समाजवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद एवं बाल्कन संबंधी समस्या अथवा पूर्वी समस्या। अब ये वही समस्या है, कोई नई पुरानी समस्या नहीं है। देखेंगे कुछ घटनाएं यहाँ पे होती है। समाजवाद, साम्राज्यवाद को लेके यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है। जर्मनी में देखेंगे कि जब जर्मनी के एकीकरण होगा, बिस्मार्क आएगा, विलियम कैसा रहेगा, बोलेगा कि भाई हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका कभी सूर्योदय नहीं हुआ, मैंने कभी सूर्यास्त ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना, मैंने हर जगह उसका सूर्योदय होता था ब्रिटेन का, हर जगह उपनिवेश था। तो विलियम कैसर बोल दिया भाई कि भाई हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए, हमें भी उपनिवेश चाहिए। साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रवाद जैसी ये परंपराएं देखेंगे, फ्रांस और जर्मनी का राष्ट्रवाद इतना हावी हो जाएगा कि दोनों लड़ जाएंगे। बिस्मार्क तो फ्रांस को कहीं का नहीं छोड़ेगा, वर्साय के महल में, ठीक है, अपने राजा के जाके वहाँ पे ताजपोशी करवा देगा। फ्रांस कैसे भूलेगा? देखिए, वर्साय का महल फ्रांस के सबसे मतलब प्रतिष्ठा वाला जगह। बड़ी समस्या होती है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन जाता है। और बाल्कन संबंधी समस्या देखेंगे, बाल्कन संबंधी कुछ देशों का समूह है यहाँ पे। और यहाँ पे पूर्वी समस्या है, यहाँ पे तुर्की का मरीज को चाहता है सब कोई मार दे। कुल मिला के इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है, और वो है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1998 कर लीजिएगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, 1998 के बीच। अभी तक देखिए 1914 से लेकर 1998 के बीच जो युद्ध हुआ है, समाजवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद को लेकर लोग युद्ध करने के लिए समय इतने ललायित होते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। थोड़ा सा भी कुछ हुआ तुरंत लोगों का राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद बड़ी जल्दी आहत हो जाता था। जैसे आज वर्तमान में, ठीक है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं नेशनलिज्म का खेल खेलती है, मुझे लगता है कि तुरंत राष्ट्रवाद, मतलब कुछ भी हो मुद्दे से भटकाने के लिए तुरंत नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये भी वही था, उस समय भी खूब होता था वहाँ पे। और इस राष्ट्रवाद को लेके लोग मरने मारने को इस कदर लोग उतारू थे कि थोड़ी थोड़ी बात को लेके तलवारें, मतलब समझ रहे हैं ना, तलवारें तन जाना, गोली बारूद सबके पास तैयार था। और यही हुआ, उग्र राष्ट्रवाद के चरण ने प्रथम विश्व युद्ध को क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया। और इस प्रथम युद्ध में यूरोप वासियों को इतना घाटा हुआ, इतने लोगों को, ठीक है, समस्याएं हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते मतलब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो हिटलर जैसा व्यक्ति था कि भाई खींच लिया कि ना भाई तुम्हारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, कितने भी मजबूत आदमी है, अगर आपने हिंसा को देखा है, अपने को खोया है, कोई भी है यहाँ पे, तो दोबारा वो दूसरे के साथ कैसा वो वैसा सिचुएशन हो, फिर उसके साथ, ठीक है, वैसा ना हो, कभी नहीं चाहेगा। और यही हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। सब लगभग हिटलर की चीज़ों को मांगों को मांग रहे थे, हिटलर मनमाना कर रहा था। लेकिन कब तक? हिटलर ने किसी को कहीं तक नहीं छोड़ा, मतलब उसका भी एक ही था कि भाई हमसे युद्ध करो, आर्थिक चीज़ों को लेके। एक ही कारण था हिटलर का, आर्थिक चीज। देखेंगे अभी हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध हो गया 1914 से लेकर 1918 के बीच, और इसी में हो जाएगा एक पेरिस शांति सम्मेलन। नाम तो है पेरिस शांति सम्मेलन, लेकिन कभी शांति नहीं आएगी यूरोप में। इसका अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण देखिए, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। औद्योगिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यहाँ पे क्या परिवर्तन किया, यहाँ पे 19वीं सदी का भूमंडलीकरण वर्तमान भूमंडलीकरण से क्या समानता और असमानता रखता है। उस समय का जो भूमंडलीकरण था बहुत ही उग्र टाइप का था, मैंने लोग लड़ जाता था सब तुरंत, समझ रहे हैं। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में उग्र तो है लेकिन लोगों के पास पेशेंस भी है। जब तक एटम बम नहीं था भारत पाकिस्तान के बीच, देखिए, ठीक है, 2-3 लड़ाइयाँ हो गई। जब से एटम बम आया सब शांत है, ठीक है। मैंने छोटे स्तर पे तो होता है, लेकिन बड़े स्तर पे उस टाइप का कोई लड़ाई यहाँ पे नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा, ठीक है, ये एक समझिए कि एक पॉजिटिव टर्म है कि अभी हर देश दिखाएगा, हर राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक के लिए करेगी, लेकिन एक हमेशा सब है ना, चेक एंड जो बैलेंस होता है उसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद औद्योगिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या परिवर्तन लाया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। औद्योगिकरण ने
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या परिवर्तन लाया? परिवर्तन लाया ही लाया। 19वीं सदी को लंबा सदी बोला गया और 20वीं सदी को छोटी सदी का नाम दिया गया। ऐसा क्यों कहा गया आप इसमें ठीक है समझेंगे। 19वीं सदी को सबसे लंबा और 20वीं सदी को सबसे छोटा सदी का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 19वीं सदी को देखेंगे हम लोग तो इसमें 1914 तक जोड़ा गया, जब तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू नहीं हो गया सब इसको 19वीं सदी में रखा गया। अब क्यों रखा गया जानेंगे आप आगे। और 20वीं सदी को 1991 तक माना गया, 1991 तक मैंने नई आर्थिक नीति, शीत युद्ध का यहाँ पे खात्मा हो गया, नई आर्थिक नीति यहाँ पे शुरू हो गया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। और सोवियत रूस का यहाँ पे विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसको छोटा सदी माना जाता है। अब क्यों माना जाता है आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं भाग 3 के अंतर्गत पूंजीवाद का प्रथम संकट तथा समाजवाद की प्रगति। देखिए हमेशा ही ध्यान रखिएगा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा। पूंजीवादी जब डैमेज होंगे समाजवादी ठीक ठाक मस्त होंगे, समाजवादी डैमेज होंगे तो पूंजीवादी यहाँ पे ठीक ठाक ठीक है बेहतर होंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं 1917 की रूस की क्रांति, लेनिन और स्टालिन की। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से जारशाही व्यवस्था को खत्म करके लेनिन पक्का समझ रहे हैं ना, मार्क्स भक्त होता है, मार्क्स का जो चेला होता है ये छोड़ता नहीं है। और 1917 में देखेंगे हम लोग कि बोल्शेविक क्रांति हो जाएगी। आगे चल के मार्क्स के विचारों से प्रभावित स्टालिन आएगा, लेकिन स्टालिन काफ़ी ही मतलब ये हिंसा का समर्थक होता है, काफ़ी ये उग्र होता है, ठीक है, थोड़ा सा मार्क्स की विचारधाराओं से थोड़ा भटका हुआ नजर आता है। और स्टालिन माओ ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से देखेंगे तो मार्क्स के विचारों को बहुत अधिक गहरा धक्का पहुंचा अपने स्वार्थ को लेके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, इसका हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे, सब समझेंगे आप लोग। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेरिस शांति सम्मेलन 1920। नाम तो है पेरिस शांति सम्मेलन, लेकिन शांति जैसी कोई बात यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, शांति चली गई, ठीक है। पराजित राष्ट्रों के साथ व्यवहार और अरब क्षेत्र के साथ इसमें विश्वासघात किया गया। प्रथम विश्व युद्ध होता है ना, जब भी देखिए बड़ा विश्व युद्ध कोई भी होता है तो संधि होता है, कोई कंप्रोमाइजेशन होता है। तो पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया, इटली को भी ठीक है डैमेज नहीं किया गया, लेकिन इटली ने बहुत अपनों को खोया था। इसमें देखेंगे मित्र राष्ट्र संघ, धुरी राष्ट्र संघ, सबका जानेंगे, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब बातें मैं फिर से बोलने लग जाऊँ तो जो लेक्चर की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक कदम तथा राष्ट्र संघ की स्थापना और द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी भूमिका, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहीं से देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन के बाद से एक जबरदस्ती का राष्ट्र संघ बनाया जाएगा। ब्रिटेन फ्रांस उसका नेतृत्व करता है, बोलता है हम राष्ट्र संघ है। ये क्या बात होगा, जर्मनी को तुम लोग छांट दियो भाई, हारे हुए लोगों को बोल रहे हम राष्ट्र संघ बना लिए, ऐसा नहीं होता है। इसी राष्ट्र संघ का आगे चल के आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में जब बनेगा, वो अभी तक चल रहा है, देखिए कितना मजबूती से, क्योंकि सारे लोगों की, सारे देशों की सहमति से चल रहा है। उसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध जो जनित जो समस्याएं थी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1929 की विश्व आर्थिक मंदी में। ये जो मंदी है सारे लोगों ने, चूंकि प्रथम विश्व जनित जो भी समस्याएं थी सबके लिए तो समस्याएं ही थी, सबने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया, सब कोई निर्यात ही करना चाह रहा है, आयात करना कोई चाह ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, अमेरिका का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया और पूरी की पूरी ग्रेट डिप्रेशन, विश्व आर्थिक मंदी आ गई। अब यही समझना है, इसमें देखेंगे यहाँ पे केनेसियन अर्थशास्त्र का यहीं पे उद्भव हुआ और अमेरिकी रूजवेल्ट, ठीक है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट की जो न्यू डील की जो नीति दिया, बोलना कि हम ऐसा लोगों को नीति देंगे, ऐसा विश्व को नीति देंगे कि सबकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। तो ये हो भी गया, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये जो ग्रेट डिप्रेशन था हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों का आने का मौका दिया। ऑलरेडी देखिए जर्मनी में वाइमर गणतंत्र असफल हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वर्साय के, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब पेरिस शांति सम्मेलन में वो क्या बोलते हैं कि साइन भी कर देता है। जर्मनी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है। अब सोचिए, जब भी किसी भी राष्ट्र की स्थिति बेहतर नहीं होगी, अगर आज वर्तमान में कोरोना था, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव था, अगर कोई सरकार विफल हो जाती तो लोग कभी ये नहीं मानेंगे कि भाई ये प्राकृतिक जनित चीज़ था, हमेशा ही गवर्नमेंट पे ठीक है कंप्लेन करेंगे कि भाई उसने सही तरीके से इसको ठीक है फेस नहीं किया,
सोल्यूशन उसका नहीं निकाला। यही हाल था जर्मनी में। वाइमर गणतंत्र के समय इतनी ज़्यादा जर्मनी के लोगों में, मतलब समझ रहे हैं ना, लोगों को भूखे मरने तक की नौबत आई, रोजगार नहीं था, कल कारखाना सब उद्योग सब बंद। ऐसे में कौन आएगा? हिटलर आएगा। सोचिए, वैसे में हिटलर आएगा और हिटलर आगे जबरदस्ती का 6-7 लोगों को सैनिक में रोजगार दे देगा। जो भी बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ थी, खासकर जो बम वाला, तोप वाला, समझ रहे हैं ना, उसको चला दिया, रोजगार मिल गया, अब चलने लगा। लेकिन भाई इसका सैलरी कहाँ से देगा? इतने सारे सैनिकों को रिक्रूटमेंट करके, बहाली करके, भाई क्या उसको योगा करवाएगा? वो नहीं करवाएगा। शुरू हो गया, इसको हटाओ, इसको झड़पो, ठीक है, पोलैंड को लो भाई, ठीक है, इधर सुडेटेनलैंड को लो, जो भी पेरिस, ठीक है, शांति सम्मेलन का जो भी प्रावधान था उसको तोड़ो, इधर क्या बोलते हैं कि फ्रांस की तरफ जाओ। कुल मिला के हिटलर किसी को नहीं छोड़ा। मैंने, एक होता है ना लिमिट किसी भी चीज़ का, वो लिमिट ख़त्म कर दिया हिटलर ने। हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व आर्थिक मंदी के रूप में पूंजीवाद का संकट, समाजवाद की प्रगति तथा उसकी प्रतिक्रिया में फांसीवाद एवं नाजीवाद का प्रसार, और यहीं से शुरू हो गया इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर। तो इसीलिए देखिए मुसोलिनी जो है, इसको ठीक है क्या बोलते हैं, फांसीवादी शासन प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि देखिए गणतंत्र को बनाए रखते हुए अपनी तानाशाही को कायम रखना है, ठीक है। और कभी कभी वर्तमान में इन सारी चीज़ों का देखिए प्रयोग भी खूब होता है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में कौन है? हिटलर। तो यहाँ पे जर्मनी में हिटलर है, तानाशाही का क्या है? प्रतीक है, तानाशाही। और यहाँ पे मुसोलिनी क्या है? गणतंत्र के साथ साथ, ठीक है, एकता, माने क्या बोलते हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण। उसके बाद इसका अंतर अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण है, कहाँ इसको आप लोग अप्लाई करेंगे ऊपर के टॉपिक को, तो कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में एक 30 वर्षों का युद्ध था। इतना 30 वर्षों का। देखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि से किस तरीके से 1980 के दशक में जोड़ा जाता है। परंतु ये पश्चिम एशिया एवं अरब देशों में 100 वर्षों से भी लंबा युद्ध सिद्ध हुआ। कैसे जानेंगे हम लोग, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दूसरा है, क्या मंदी एवं संकट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल में ही निहित है? मंदी एवं संकट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल में निहित है कि यह आएगा, क्योंकि अभी तक देखिए 10-12 साल पहले, ठीक है, 2008-9 में ग्रेट डिप्रेशन फिर से आया था, भारत उससे बच गया। तो क्या ये होता है? बिल्कुल होता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये प्रक्रिया है, समझेंगे। क्या विश्व आर्थिक मंदी ने द्वितीय विश्व युद्ध को असंभावी बना दिया? कितने? विश्व आर्थिक मंदी ने द्वितीय विश्व युद्ध को असंभावी बना दिया। ये भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायी था, क्योंकि नहीं आता, सब सोचिए हिटलर जैसे लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। अब भाग 4 है, सबसे लास्ट पोर्शन, थोड़ा सा और आप लोग पेशेंस रखिए, ध्यान से देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव हुआ यूरोप में शीत युद्ध का आरंभ हो गया। बोला जाता है कि अमेरिका ने बम मारा जर्मनी को, सॉरी, अमेरिका ने बम मारा किसको? जापान को। और नींद किसका उड़ गया? रूस को, क्योंकि रूस और अमेरिका लास्ट में एक खेमे में हो गए। दोनों दोस्त थे, एक साम्यवादी एक पूंजीवादी। अमेरिका ने जैसे बम मारा जापान को, रूस देखता रह गया, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, हमारे को दोस्त होते हुए इतनी बड़ी बात छिपाया भाई हमसे कि भाई देखो परमाणु बम बना लिया, हम नहीं जान रहे थे और हम बनाए नहीं। शुरू हो गया अविश्वास का दौर, और यहीं से अमेरिका ने नाटो बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे, ठीक है, देशों का संगठन अटलांटिक ओशियन को ध्यान में रखते हुए, और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने बनाना शुरू कर दिया। अब यही है, नाटो की तरफ धीरे 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 जो झुकाव है, देखेंगे पाकिस्तान को हो गया, अमेरिका की तरफ हो गया, भारत का झुकाव, ठीक है, समाजवादी चूंकि देश था भारत, तो इसमें दोनों था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब थोड़ा पूंजीवादी भी और थोड़ा ठीक है समाजवादी भी। तो ध्यान में रखा गया, थोड़ा पूंजीवादी मैंने थोड़ा निजी भी और थोड़ा, ठीक है, पब्लिक भी, दोनों को बैलेंस करके चला। उपनिवेश मुक्ति तथा यहाँ पे हो रहा क्या? बी उपनिवेशीकरण, यहाँ से शुरू हो गया। भारत भी आज़ाद हुआ इसमें, नो डाउट। भारत के साथ साथ कई सारे अफ्रीकी कंट्री आज़ाद हुए, चाइना भी पूरा 1949 तक आते आते फ्री हो गया। तो यहीं सब शुरू हो गया बी उपनिवेशीकरण का दौर, या अर्थात गुट निरपेक्ष का दौर यहाँ पे शुरू हो गया। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नेहरू के नेतृत्व में चलाया गया, लगभग बांडुंग सम्मेलन वगैरह होगा सब, उसी समय तृतीय विश्व का उद्भव हुआ। नेहरू सिखाएंगे कि देखो भाई, ना हमको नाटो मिलना है, ना हमको वार्सा मिलना है, फिर से मिल जाएंगे, अभी हम लोग गरीब हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं,
पहनने का कपड़ा नहीं है, ठीक है, खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, स्वस्थ पानी नहीं है। ऐसे में अगर फिर हम मिल गए तो हो सकता है कि दो धारी तलवार के बीच में रहेंगे, कोई न कोई काट देगा हमें आके। तो भाई हमें सेपरेट करना है, और यहीं से नेहरू का ग्लोबल इमेज आपको दिखाई देगा। वर्तमान में देखिए नेहरू को लेकर जब पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें गलत है, लेकिन एक राजनेता के स्तर पे उन्होंने जो किया उनके योगदान को भुला नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। दूसरी बात है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विवाद निपटारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विवाद निपटारा यहाँ से एक मजबूती के रूप में आएगा। यूएनओ आएगा यहाँ पे, और यूएनओ की कई सारी जो शाखाएं हैं, सुरक्षा परिषद ले लीजिए, आईएमएफ ले लीजिए, मानवाधिकार ले लीजिए, सब यहाँ पे क्लियर रूप में आएगा। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा यूरोप का एकीकरण हो जाएगा दूसरे फेज में 1958 के आसपास। पूरा जो यूरोप, समझ रहे हैं, एकीकरण हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी जो एक दूसरे के खून के प्यासा था, बर्लिन का दीवार गिर जाएगा, दोनों मिल के जाएगा, धीरे धीरे और मजबूत होगा, यूरोपीय समुदाय बन जाएगा। और यहाँ पे 1991 तक आते आते यूरोपियन यूनियन बन जाएगा। और इसी यूरोपियन यूनियन से भी क्या हो रहा है, ब्रिटेन निकल गया है, ब्रेक्जिट हो चुका है। तो पूरा करेंट का टॉपिक है। जब 1991 के बारे में आप यूरोपीय यूनियन पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, और आज की जो सिनारियो है, ठीक है, उसको आप, ठीक है, जो भी यहाँ पे क्रोनोलॉजी है उसको आप समझ पाएंगे। सी में यहाँ पे समाजवादी देशों में परिवर्तन हो रहा है। सोवियत रूस का विघटन हुआ और एक ध्रुवीय देशों का विकास हो गया। अब ये 1991 तक आते आते समाजवादी देशों का परिवर्तन, सोवियत रूस का विघटन हो रहा है, अर्थात अमेरिका क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। शीत युद्ध खत्म हो गया, अब दुनिया में एक ही चाचा चौधरी हो गया, और क्या हो गया, अमेरिका हो गया। एक मयान में दो तलवार नहीं रहेगा, देखिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अभी एक मयान में दो तलवार रह रहा था, दोनों एक दूसरे से, ठीक है, टकरा रहा था, लड़ रहा था। अब एक तलवार निकल गया, सोवियत रूस का विघटन हो गया, 15 देश उससे अलग हो गए, और बिल्कुल रूस गोर्बाचेव के नेतृत्व में 1991 के समय विघटन हो गया। सही से चल रहा है, और आज यही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस में गणतंत्र है। आज भी देखिए पुतिन की गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे, ठीक है, कंट्रोवर्सी है, क्लेम है पुतिन पे चुनाव व्यवस्था को लेके, जो एक साम्यवादी कंट्री में मैंने माना जा रहा है कि एक सिंबॉलिक प्रतीक बनता जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। इसके बाद अतिरिक्त टॉपिक में देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति। यहाँ इतनी खतरनाक थी रंग भेद, इसको अपार्थाइड की नीति बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अपार्थाइड की नीति मतलब रंग भेद की नीति। डॉग एंड ब्लैक्स नॉट अलाउड इन ब्रिटिश, ठीक है ना, ब्रिटिश एरिया, जो भी अफ्रीका में जो लोग बसे हुए थे, बहुत समस्या थी। मैंने इतना नस्लीय भेदभाव, रंग भेद की नीति, अलग स्कूल, ठीक है, अलग बस, अलग ट्रेन, मैंने डब्बा अलग कर देना, ठीक है, बसों का रूट तक अलग होता था, बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद देखेंगे अफ्रीका में मिस्र धीरे धीरे सामने आएगा, अच्छा खासा, ठीक है, अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लेके, खासकर भौगोलिक अवस्थिति के कारण, रेड सी मेडिटेरियन सी के बीच में होने का इसको फायदा भी मिलता है। और दक्षिण पूर्व में वियतनाम, ये भी वियतनाम धीरे धीरे अलग हो जाएगा। यहाँ पे वियतनाम भी उपनिवेश बना रहता है, ये भी अलग हो जाएगा, मैंने स्वतंत्र हो जाएगा। उसके बाद से अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकास में, ठीक है, यहाँ पे जो भी बाधाएं हैं, ध्यान रखिएगा, बाधाएं हैं, बताएं नहीं है, बाधाएं हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकास में बाधाएं, क्योंकि अलग तो हो गया, लेकिन क्या मूल रूप में, सही रूप में अलग हुआ है, सोच के देखिए। आज भी अगर आप चश्मा बदलेंगे तो लगेगा कि वहीं उपनिवेशीकरण साम्राज्यवादी जो दौर है कोई गया नहीं है। इसका अप्लाई करके देखिए यहाँ पे अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण में, कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया में उपनिवेशवाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने केवल अपना रूप परिवर्तित कर लिया। कैसे? हर एक प्रश्न बन के जब इस तरह का आएगा ना, तो आपको फिर सांस, हाथ पाँव फूलने लग जाएगा कि भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया में उपनिवेशवाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने केवल अपना रूप परिवर्तित कर लिया। अब अपने आँख के, ठीक है, चश्मा को बदलिए, देखने के नज़रिया को, ठीक है, थोड़ा सा विस्तार कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अमेरिका, यूरोप, टेक्नोलॉजी, चाइना, ये सब क्या चल रहा है। चाइना का डेप्ट रैप, ये भी तो किसी न किसी रूप में देखेंगे तो उपनिवेशवाद को क्या कर रहा है, बढ़ावा ही दे रहा है। लगभग 4 दशकों का शीत युद्ध का काल अन्य महाद्वीपों के लिए संघर्ष का काल रहा, परंतु यूरोप में यह स्थायित्व एवं शांति का काल सिद्ध हुआ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप, और इधर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रसिया, और बीच में यूरोप बच गया।
खूब धुआं छोड़ा, सब इतना धुआं छोड़ा कि औद्योगिकरण को चरम तक पहुंचा दिया। और आज वही फायदा हुआ सबको, समझ में आ गया। दो दो युद्ध लड़ लिया ना, अब बुझा गया कि ना भाई अब युद्ध बहुत ही बेकार चीज है। समझ में तो आ गया प्रथम विश्व युद्ध के समय, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध चूंकि हिटलर के, ठीक है, हिटलर को बहुत अधिक उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लेकिन अब सोचिए उसके बाद सिर्फ नाम नहीं लिया, बोला नहीं मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। कैसे हुआ देखेंगे। औद्योगिक क्रांति एक निरंतर प्रक्रिया सिद्ध हुई तथा तृतीय औद्योगिकरण का स्वाभाविक परिणाम है। भूमंडलीकरण तथा चतुर्थ औद्योगिकरण का परिणाम का मूल्यांकन होना भी बाकी है। जैसे प्रथम औद्योगिकरण मैंने समझाया था, पहिया वहिया बनना, हथियार बनना। द्वितीय विश्व युद्ध में कल कारखाना आ गया, और सॉरी द्वितीय औद्योगिकरण में, तृतीय औद्योगिकरण में कंप्यूटराइज प्रक्रिया आ गया। चौथा का मूल्यांकन होना भी क्या है, बाकी है। कंप्यूटराइज का मूल्यांकन हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। समझिए आज वर्तमान में, एक समय था जब कंप्यूटर आया तो बोला था कि जब सबको जॉब छीन लेगा, लेकिन वर्तमान में जॉब देने वाला हो गया। काफ़ी ही जो सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा एरिया है आज के समय में, हम इसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चौथा का मूल्यांकन क्या होगा अभी तो वक्त बताएगा, क्योंकि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है। मतलब ये डेवलप नहीं हुआ अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से चल रहा है, माना जा रहा है कि अब लोगों का फिर से रोजगार छीन जाएगा। देखिए क्या होता है, समय बताएगा। जहां पहले संघर्ष का मुख्य क्षेत्र भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर रहा, वहीं वर्तमान में जो संघर्ष का जो मुख्य क्षेत्र है पूरा प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर हो गया है। जितने भी देश हैं, ठीक है, क्वाड का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। प्रशांत महासागर पूरा पूरा खेल हो गया है व्यापारिक गतिविधियों को लेके। क्या शीत युद्ध पुनः आरंभ हो गया है? आए दिन अमेरिका, यूएसए, रसिया, जब इस तरह की घटनाएं आती है तो मन में तो आता ही है। क्या चीन का बेल्ट एंड रोड योजना नव साम्राज्यवाद का रूप है? एक समय होता था सिल्क रोड, इसी सिल्क रोड को पुनः बेल्ट रोड योजना के द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बेल्ट रोड योजना को इटली ने, एक समय इटली के लोग चाइना का सिल्क कपड़ा खूब पहना, आज वहीं इटली चाइना को, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं भाई बनाओ बेल्ट रोड, एकदम पूरे यूरोप में फैला दो, हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है अब? यही जो प्रश्न है, देखिए इस तरह का जब प्रश्न बन के आते हैं, अगर आपकी सतही जानकारी हो तो आप खुद एज्यूम कीजिए, क्या आप ऐसे प्रश्नों को डिफेंड कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। इसीलिए ईमानदारी के साथ मैं जितना बोल रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ, जितना आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप क्लास में सिर्फ प्रेजेंट रहिए मेरे साथ। थोड़ी बहुत क्लास लंबी भी होगी क्योंकि इतना समझाने के लिए समय चाहिए। अदरवाइज लगेगा कि आधे घंटे में हम ऑप्शनल की क्लास कर ले, भूल जाइए, कभी नहीं होगा। मिनिमम 1 घंटे का क्लास यहाँ पे होगा ही होगा मिनिमम। अगर आप लोग सपोर्ट ही करेंगे तो क्लास की जो लेंथ को मैं और यहाँ बढ़ा दूंगा, ताकि आपको और विस्तृत तरीके से क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ें समझ में आए। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी घटनाएं। तो यही चीज़ है, जितना इसको करंट की जो क्रोनोलॉजी से जितना अधिक इसको आपको रिलेट करेंगे, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उतना बेहतर होगा। और ये देखिए हर एक जगह क्या अप्लाई हो रहा है। इतना सब चीज़ पढ़ने के बाद क्या लग रहा है आपको कि आपको मदद नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। टीचर पे भरोसा रखिए, अर्थात मुझ पे भरोसा रखिए, और यकीन मानिए आप ऑप्शनल में निराश नहीं होंगे, बल्कि आप अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आंसर राइटिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, आंसर फ्रेमिंग कराऊंगा, मॉडल, ठीक है, आंसर भी दूंगा। जितने भी यूपीएससी के विगत जो वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी मैं कराऊंगा। पार्टिकुलर स्टेट पीसीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी कराऊंगा। देखिए इतना सारा फैसिलिटी फ्री में आपको दिया जा रहा है, विदाउट, ठीक है, नो चार्ज यहाँ पे है। तो इसका आप फ़ायदा उठाएं। अदरवाइज ऑप्शनल की क्लास करेंगे दिल्ली में जाके तो लगभग आपको 40 से 50 हज़ार सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के खर्च करने पड़ेंगे। घर बैठे अगर आपको मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको इसका अवेल करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, कोई भी क्यूरी हो तो आपको टेलीग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी की पूरी देखिए आपको मदद की जाएगी। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें। शुरुआती चरण है, जितने अधिक मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचा पाए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा जितने हमसे अधिक लोग जुड़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।